हेलो, मैं आपका आरके सर। होप आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी जेई की। मैं आज आपके साथ में आया हूँ साउंड वेव्स का वन शॉट लेक्चर लेके, जिसमें आप पूरा का पूरा साउंड वेव रिवाइज करेंगे, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल्स भी पीवाईक्यू के थ्रू। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उसके थ्रू पूरा रिवाइज करेंगे। ये अगर आपने बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। हम पूरा का पूरा थ्योरी कवर अप करेंगे साउंड वेव का। क्लियर है क्या? साउंड वेव अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो एवरी ईयर मेंस में तो एवरी ईयर है कि सवाल आने ही आने हैं, कुछ भी हो जाए। और कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से सवाल पक्के ही आते हैं, जैसे डॉपलर्स हो गए, बीट हो गया, या वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव हो गया, जहाँ पे आप थर्मोडायनामिक्स से चीज़ों को जोड़ रहे होते हैं। उस चीज़ों पे जेई मेंस में तो सवाल आते ही आते हैं। प्लस वेव्स का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे एडवांस में भी सवाल आते रहे, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। इससे फिर आगे के टॉपिक भी कुछ कनेक्टेड हो जाते हैं, इनके कॉन्सेप्ट से आगे कुछ टॉपिक्स भी कनेक्टेड होते हैं। तो हम पूरी अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, पूरा थ्योरी भी देखेंगे हम, क्लैरिटी है क्या, जहाँ पे जितनी ज़रूरत होगी एक्सप्लेनेशन की हम वो भी करेंगे। फिर हम पीवाईक्यूज के थ्रू क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इस चैप्टर से जेई कैसे क्वेश्चंस पूछता आ रहा है और एडवांस में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हम उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चाएं करेंगे। मतलब डिटेल्ड अपन एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर का, जो जो टॉपिक्स अपने काम के हैं वो सारी चीज़ें अपन रिवाइज करेंगे। तो भाई साहब चलो स्टार्ट करते हैं अपन वेव्स में साउंड वेव हम अपन पढ़ने वाले हैं ढंग से। अगर अपन वेव्स की बात करो तो वेव्स को अपन दो हिस्सों में बांटते हैं, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं हम? ऐसा वेव जिनको मटेरियल मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और वेव करता क्या है? वेव एनर्जी को लेके जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अगर आप देखो लाइट की बात करो तो लाइट इज़ अ वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो एनर्जी तो ट्रांसफर कर रहा है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। अगर मैं बोलता हूँ तो साउंड वेव के फॉर्म में इस पॉइंट से लेके आगे जहाँ तक आप सुनते जा रहे हो वहाँ तक एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं है? आप स्ट्रिंग के ऊपर देखते हो, गिटार बजाते हो आप, या रस्सी के ऊपर वेव बनाते हैं अपन, तो क्या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ही तो ट्रांसफ़र हो रही है ना। जब वेव ट्रेवल हो रहा होता है तो बेसिकली हर पार्टिकल को एसएचएम प्रोवाइड किया जा रहा होता है, और अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम के अंदर है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी है। इसका मतलब अगर मैं कहीं पर भी वेव के स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर मैंने एनर्जी दी किसी पार्टिकल को तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होके जाएगी आगे तक, है ना, दैट इज़ अ वेव। और अगर किसी वेव को मटेरियल मीडियम चाहिए देन दैट वेव इज़ मैकेनिकल वेव। और अगर किसी वेव को मीडियम की ज़रूरत नहीं है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, देन वी कॉल इट नॉन मैकेनिकल वेव्स। ढंग से देखो आप, नॉन मैकेनिकल वेव का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका एक पार्ट है हमारा लाइट। समझो आप, लाइट जो आप यूज करते हो मतलब डेली लाइफ में किसी भी चीज़ को देखने के लिए जो कारण होता है ना, विजिबल रेज जिसमें देखते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अपन पढ़ते आ रहे होते हैं कि लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऐसा बोलते हैं अपन। इसका मतलब इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ वेव्स ऐसी होती है जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है। उसमें एक होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव, जिसको अपन स्ट्रिंग वेव भी बोलते हैं। कौन सा वेव बोलते हैं अपन? स्ट्रिंग वेव, है ना, वेव ऑन स्ट्रिंग, है ना, ट्रांसवर्स वेव। और दूसरा एक वेव होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें बेसिकली आप पढ़ते हो साउंड वेव्स। दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, समझना आप। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों है तो मैकेनिकल वेव्स ही, मतलब दोनों को मीडियम तो चाहिए ही चाहिए 110%। दूसरी चीज़, इस दोनों में थोड़ी सी डिफरेंसेज हैं। डिफरेंसेज क्या है आप समझो। डिफरेंसेज ये है कि आप समझो कि मैं एक रस्सी के ऊपर वेव को ट्रेवल करा रहा हूँ, ठीक। जैसे मान लो कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर मैं रस्सी वेव को ट्रेवल करवाना चाह रहा हूँ, तो वेव यहाँ से ट्रेवल करती हुई इस फॉर्मेट में आगे जाती है, ये आगे और भी जाएगी। बेसिकली अगर समझो आप तो वेव की वेलोसिटी इधर है, और मान लो यहाँ वाले पार्टिकल के बारे में सोचो तो यहाँ पे ऐसे एसएचएम कर रहा होता है, तो पार्टिकल का एसएचएम का डायरेक्शन और वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है। ढंग से देखो आप, तो मतलब आप तो ऐसे समझो कि मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक रस्सी बंधी हुई है और वेव ऐसे चल रही है, ऐसे समझो आप, यहाँ से लेके उधर तक एक रस्सी बंधी हुई है और एक रस्सी पर ट्रांसवर्स वेव चल रहा है। अब ऐसे फील करो आप जिस बात को, तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक वेव चल रही होती है तो आप देखते हो रस्सी को ऐसे जाते हुए,
ऐसे जाते हुए मतलब रस्सी नहीं जा रहा होता है। सोच इस वाले पार्टिकल को ध्यान से देखो, ये वाला पार्टिकल एक बार ऊपर जाता है, फिर एक बार नीचे आता है मीन पोजीशन पे, फिर उससे भी नीचे जाता है वो। इसका मतलब ये वाला पार्टिकल किसी भी टाइम पर ऐसे करके एसएचएम कर रहा होता है ना। जो सोर्स की एम्पलीट्यूड होती है उसके साथ ऐसे एसएचएम कर रहा होता है। यहाँ वाला पार्टिकल अलग एसएचएम कर रहा होता है ऐसे करके। क्लियर है क्या मामला? और ढंग से देखो तो वेव इधर ट्रेवल कर रही होती है, तो पार्टिकल तो ऐसे एसएचएम कर रहा है और वेव ऐसे ट्रेवल हो रहा है। इसका मतलब प्रोपेगेशन ऑफ वेव इस डायरेक्शन में है और पार्टिकल का एसएचएम का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो वेव कुछ ऐसे चल रहा होता है बेटा, देखो ऐसे ढंग से वेव कुछ ऐसे चल रहा होता है। इसका मतलब पार्टिकल का एसएचएम का डायरेक्शन और वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर। दीज वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, या इसका बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रिंग वेव, है ना। और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करो, जो हम आज बहुत अच्छे से इस लेक्चर में देखने वाले हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसका बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव। साउंड वेव में ऐसा नहीं होता। साउंड वेव में है लॉन्गिट्यूडनल का अच्छा सा बेसिक आप डेफिनेशन समझो ये, कि वेव अगर ऐसे ट्रेवल हो रही है, अगर वेव ऐसे ट्रेवल हो रही है इस डायरेक्शन में, तो हमारा पार्टिकल भी ऐसे एसएचएम कर रहा होगा। मतलब पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे एसएचएम कर रहा है, यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे एसएचएम कर रहा है और आगे वाला पार्टिकल ऐसे एसएचएम कर रहा है। मतलब इस पूरे रो के अंदर पार्टिकल भी ऐसे एसएचएम कर रहा है और वेव भी इधर ही चल रही है। मतलब प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ एसएचएम ऑफ पार्टिकल इज सेम। तो अगर सेम हो जाए तो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसको हम लोग बढ़िया एग्जांपल के तौर पे पढ़ते हैं साउंड वेव। बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई ईयर नहीं जिसमें साउंड वेव से सवाल नहीं आए हों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अगर एडवांस की बात करो तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रेजोनेंस कॉलम, जो एडवांस का फेवरेट टॉपिक होता है एक तरीके से। तो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने क्या वाले हैं इस लेक्चर में। पहले आप क्लियर हो जाइए, हम पढ़ने वाले हैं साउंड वेव। ढंग से देखना, आप इस पार्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी वेव्स को टोटल अगर आप कैटेगराइज कर रहे हो मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, तो अपने पास ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है और ईएम वेव्स है। बेसिकली आपके जेईई के सिलेबस में तीनों चैप्टर्स है। आपको ईएम वेव्स भी पढ़ना होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी पढ़ना होता है, ट्रांसवर्स भी पढ़ना होता है। हम जिस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं वो है साउंड वेव। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन साउंड वेव, है ना। चलो भाई साहब, साउंड वेव के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं अपन। इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, अभी भी देखा हमने। लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मतलब भाई साहब, अगर वेव इधर चल रहा है वी से, तो पार्टिकल भी इधर ही एसएचएम करेगा। ये पार्टिकल ऐसे एसएचएम कर रहे होंगे सारे के सारे। इस ट्यूब के अंदर कुछ ऐसा मामला चल रहा होगा, इस पार्टिकल का मीन पोजीशन ये, इस पार्टिकल का ये, इस पार्टिकल का ये, सारे पार्टिकल्स इसी डायरेक्शन में एसएचएम कर रहे होंगे। दैट्स वाई इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, सो इट इज अ मैकेनिकल वेव। हमने पहले ही चर्चा कर ली, ये मैकेनिकल के अंदर ही आते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। इनको मीडियम की ज़रूरत होती है, बिना मीडियम के फ्लो नहीं हो पाएंगे। आप समझो कि आप जिस रूम के अंदर बैठे हुए हो, अगर उससे एयर को निकाल दिया जाए, है ना, पूरा मीडियम खाली कर दिया जाए, आपको दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा। दिखाई इसलिए देगा कि लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, तो लाइट ट्रेवल हो जाएगा, बट साउंड को मीडियम चाहिए, आपने मीडियम ख़त्म कर दिया, आपको सुनाई नहीं देगा। दैट इज़ द रीज़न, है ना। तो ये हमारा हो गया मैकेनिकल वेव। ढंग से देखो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर बाय डिफ़ॉल्ट हम लेते हैं 320 मीटर पर सेकंड। मैं इस चीज़ के बारे में बोलते हूँ, वैसे जेई बाय डिफ़ॉल्ट आपको डेटा हमेशा देता है ना। डेटा 110% ही को देगा, बट अगर मान लो डेटा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर उसका डेटा नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यूज़ करना है 320। बाकी अगर जेई ने कुछ भी डेटा दे दिया, वो 310 लिख रहा है, 315 लिख रहा है, 320 लिख रहा है, 322 लिख रहा है, जो भी लिख रहा है, अगर जेई ने डेटा दे दिया कि आपको ये यूज़ करना है, देन यू हैव टू यूज़ दैट डेटा। तब आपको इसको यूज़ नहीं करना है। बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ 320 मीटर पर सेकंड अराउंड, इसके अप्रॉक्स होता है। हम इसका कैलकुलेशन भी सीखेंगे आगे चल के कैसे होता है ये चीज़ें। दो तीन चीज़ें और है जो ढंग से अपने को समझना ज़रूरी है। साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, समझो आप, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको अगर अपन कैटेगराइज करें, अगर 20 हर्ट्ज से कम का साउंड है, समझे आप, अगर 20 हर्ट्ज से कम का साउंड है उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, है ना, बहुत कम इंटेंसिटी में एनर्जी वाला साउंड। और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का साउंड है, 20,000 मतलब 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का साउंड है, देन वी कॉल इट अल्ट्रासोनिक। तो हम उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। और ये दोनों नॉन ऑडिबल में आते हैं। नॉन ऑडिबल मतलब ये नहीं कि नहीं सुनाई देगा, सुनाई तो देगा, बट आप क्लियरली नहीं सुन पाओगे इसको।
आप इंफ्रासोनिक को भी क्लियरली नहीं सुन पाओगे। जैसे मान लो कि बहुत कीड़े मकोड़े की आवाज़ होती है, आप क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ये बहुत भयंकर साउंड हुआ। अल्ट्रासोनिक हो सकता है कान के पर्दे फट जाए आपके, ये चीज़ें हैं, तो आप क्लियरली इसको नहीं सुन सकते। जो ह्यूमन के लिए ऑडिबल रेंज है वो दैट इज़ बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच का साउंड आप क्लियरली लगभग सुन पाते हैं अगर आपके कान ठीक हैं तो। दिस इज़ ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड। ये छोटी छोटी डेटा है जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो आपको जानना ज़रूरी है साउंड वेव्स पढ़ने से पहले। चलो भाई साहब आगे देखें। अब आते हैं अपन प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी, इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो ऐसे करके ट्रेवल करता है ना, और वेव भी ऐसे ही जा रहा होता है। एक चीज़ और आपको क्लैरिटी के साथ बताऊं, वेव चलता क्यों है, पहले इस बात को समझो आप। वेव चला क्यों, मान लो मैं मान लो कि बोलूँ ही नहीं, मैं अगर नहीं बोलूँ तो यहाँ से आगे तक साउंड जाएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। आप रस्सी के बारे में सोचो, आप मान लो वहाँ से लेके यहाँ तक मैं स्ट्रिंग बांध दूँ, है ना। अब जब विजुअलाइज करो कि आप मैंने एक स्ट्रिंग बांध दिया, लेट सपोज दिस इज ए स्ट्रिंग, समझो आप मैंने एक स्ट्रिंग बांध दिया 2 एंड पे। अब मैं इस वाले एंड को एक बार ऊपर लेके जाऊँगा, फिर एक बार मीन पोजीशन में लेके जाऊँगा, फिर मीन से नीचे लेके आऊँगा, फिर ऊपर लेके जाऊँगा। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप ये जो सोर्स पार्टिकल है, जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है, इसको आप SHM करवा रहे हो, आप इसको ऐसे करके SHM करवा रहे हो। होता क्या इसके चक्कर में, इसको देख देख के आगे की सारी दुनिया के पार्टिकल्स SHM करने लग गए। इसको देख देख के सारे पार्टिकल्स ऐसे SHM कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में सारे SHM करने लग गए, और एनर्जी का फ्लो आगे की तरफ हो गया। मतलब दुनिया के सारे पार्टिकल्स काम तो वही कर रहे हैं जो ओरिजिन वाला कर रहा था, काम तो वही कर रहे हैं जो ओरिजिन वाला कर रहा था। ओरिजिन वाला भी ऐसे करके कर रहा था SHM, आगे वाले पार्टिकल्स भी SHM कर रहे हैं। बट ये इंफॉर्मेशन कुछ समय के बाद वहां पहुंचा, ये इंफॉर्मेशन वहां कुछ समय के बाद पहुंचा, अंतर यही होता है, ठीक। बाकी सारे पार्टिकल्स काम तो वही कर रहे हैं जो सोर्स पार्टिकल कर रहा है। वही चीज होता है हमारे साउंड वेव में। साउंड वेव प्रोपेगेट होता कैसे है, आप इस बात को समझें। जब मैं बोल रहा हूं तो साउंड जनरेट हुई, अब ये करेगा क्या, मैं जब बोला तो ये जो साउंड वेव है इसने यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे दिया। अब जैसे एनर्जी मॉलिक्यूल्स दिया तो एनर्जी दिया इन मॉलिक्यूल्स को, तो यहाँ वाले पार्टिकल्स अब ऑसिलेट करना चालू करेंगे ऐसे करके। क्लियर है क्या, ऐसे समझो आप, ऐसे करके ऑसिलेट करना चालू करेंगे। अब ये वाला पार्टिकल अगले को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, अगला वाला उसके अगले वाले को ट्रांसफर करेगा, उसका अगला वाला अगले वाले को ट्रांसफर करेगा, और वो एनर्जी आगे की तरफ फ्लो होना चालू हो जाती है। इसको हम बेसिक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझें। अगर मान लो आपकी लेट सपोज एक ट्यूब है, समझो आप लेट सपोज कि एक ट्यूब है हमारे पास, मैं इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। और मान लो कि ये हमारे पास एक पिस्टन है, समझे आप, ये हमारे पास एक पिस्टन है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर ये रहा हूं कि एक बार लेट सपोज इस पिस्टन को एक बार यहां से लेके यहां तक इसको ए अंदर खींच दबाऊंगा, ठीक, फिर इसको पीछे खींचूंगा यहां, फिर इसको ए यहां तक भी ले जाऊंगा पीछे इसके मीन पोजीशन से, फिर इसको इधर लेके आऊंगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, कर ये रहा हूं कि इस पिस्टन को ए आगे लेके जा रहा हूं, फिर मीन पे लेके आ रहा हूं, फिर पीछे लेके आ रहा हूं, फिर आगे लेके जा रहा हूं। बेसिकली मैं इस पिस्टन से SHM करवा रहा हूं। अब ये SHM करने से फायदा हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ जो एयर मॉलिक्यूल्स थे बस पास वाले, ये भी इनके साथ साथ SHM करने लग गए। कैसे, ऐसे। अब इसको मैं सोर्स पार्टिकल मान रहा हूं, अब इसने ये काम चालू किया ऐसे करके, अब इसको देख के आगे वाले सारे पार्टिकल SHM करना चालू कर देंगे, तो हमारा जो वेव है वो बन गया। जो हमारा सोर्स वाला पार्टिकल SHM कर रहा था वही काम आगे वाले सारे करने लग गए। अब हुआ क्या उस चक्कर में, समझे आप, जब ये पिस्टन दबा तो पूरा का पूरा यहां का एयर कंप्रेस हो गया, ठीक, कंप्रेस हो गया। जब ये पिस्टन पीछे आएगा, जब तक ये पिस्टन यहां से लेके यहां तक नहीं आ जाता, एयर कंप्रेस्ड है। उसके बाद जब ये पिस्टन पीछे आएगा यहां मीन पोजीशन से पीछे, तो एयर एक्सपैंड हो गया। अब जब ये पिस्टन वापस मीन तक नहीं जाएगा तो एयर एक्सपैंड ही रहेगा। इसका मतलब जब ये पिस्टन एक चक्कर लगाएगा, मतलब आप सोचो ऐसे कि ऐसे करके जब तक यहां तक आएगा तो ये पूरा का पूरा कंप्रेशन मोड में है एयर। ऐसा नहीं कि यहां से पीछे आया तो एक्सपेंशन में, नहीं, मीन से आप चेक करो तो जब तक ये वापस लौट के यहां नहीं आएगा द एयर इज इन कंप्रेशन मोड, और जब ये पीछे जाके फिर वापस यहां नहीं आएगा द एयर इज इन एक्सपैंडेड मोड। इसका मतलब जब पिस्टन अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा, एक चक्कर में एक बार हवा कंप्रेशन में जाएगा, एक बार हवा एक्सपेंशन में जाएगा, एंड दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन। इसीलिए अपन कहते हैं कि साउंड वेव जब प्रोपेगेट होती है
तो रेयर फ्रैक्शन भी बनता है और कंप्रेशन वेव भी बनता है। समझना आप, हवा कंप्रेस भी होती है, फिर रेयर फ्रैक्शन एक्सपैंड होती है, कंप्रेस होती है, एक्सपैंड होती है, ये प्रोसेस चलता रहता है और कुछ इस तरीके से आगे जा रहा होता है। उसका आप फेनोमेना समझ सकते हो इस पिस्टन वाले एग्जाम्पल से। ढंग से समझना आप इस चीज को। आगे अगर बढ़े तो वेव इक्वेशन की बात करें अगर अपन, तो वेव इक्वेशन आप समझो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सोर्स वाला पार्टिकल ऐसे करके एसएचएम कर रहा है ना, ये एसएचएम कर रहा है, इसको देख के आगे वाले सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, और साउंड वेव के कारण ट्यूब के अंदर, है ना, ट्यूब के अंदर किसी भी एयर कॉलम के अंदर एयर एक बार कंप्रेशन मोड में जा रही है और एक बार एक्सपेंशन में जा रही है, मतलब रेयर फ्रैक्शन मोड में जा रही है। अब आप जरा सोच के देखो हो क्या रहा है। यहाँ वाला पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो यहाँ से x दूरी पर जो पार्टिकल है, फील करना इसको आप, यहाँ वाला जो पार्टिकल है, जो मैं मान लो मैं सोर्स हूँ, तो यहाँ से x दूरी पर जो पार्टिकल खड़ा है, उस पार्टिकल को अगर ढंग से देखो आप, तो वो पार्टिकल भी ऐसे सिस्टम कर रहा होगा। अब मैं सोचो कि मैं उस पार्टिकल का मीन पोजीशन हूं जो ओरिजिन से x दूरी पे खड़ा है। अब मैं खुद ऐसे करके ऐसे चम कर रहा हूं, समझो इस चीज को आप, मैं ऐसे करके ऐसे चम कर रहा हूं भाई साहब, समझना लॉजिकली एकदम। अब मेरी मीन पोजीशन वहां से लेट सपोज 10 सेंटीमीटर पे थी और मैं 1 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कर रहा हूं, तो मेरा पोजीशन ओरिजिन से एक बार मैं आगे जाऊंगा 1, तो मेरा पोजीशन हो गया 11, फिर 10, फिर 9, मतलब मेरा पोजीशन 9 से लेकर 11 तक में कहीं भी हो सकता है, मतलब मेरा पोजीशन तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब मुझे एक चीज तो बताना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन। क्यों? क्योंकि मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है बार बार। ढंग से अगर देखो तो मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर मैं सोचो कि देखो कि सारे पार्टिकल्स एक बार कंप्रेशन में जा रहे हैं, एक बार रेयर फ्रैक्शन में जा रहे हैं, तो भाई साहब एक बार हवा कंप्रेस हो रहा है, एक बार हवा एक्सपैंड हो रहा है, तो अगर कंप्रेस भी हो रहा है और एक्सपैंड भी हो रहा है तो जरूर है कि अंदर प्रेशर चेंज हो रहा होगा। अंदर प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा होगा, अंदर प्रेशर चेंज हो रहा होगा। लेट सपोज की प्रेशर, लेट सपोज मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2 पास्कल प्रेशर उतना होता नहीं, बट लेट सपोज 2 पास्कल प्रेशर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, और हवा कंप्रेस के कारण 0.1 पास्कल चेंज आ गया प्रेशर का, तो सोच प्रेशर कहाँ से कहाँ जा सकता है। 2.1 मैक्सिमम हो सकता है और 1.9 मिनिमम हो सकता है। जब हवा एक्सपैंड होगी तो प्रेशर घटेगा और हवा कंप्रेस होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब जब साउंड वेव ट्रेवल करता है तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन दोनों हो रहा होता है, और कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के कारण पार्टिकल्स के पोजीशन भी चेंज होते हैं, प्लस अंदर प्रेशर भी चेंज हो रहा होता है। ये तो बात समझ में आ गई सर, कि सर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता है तो प्रेशर भी चेंज होता है। अब सर ये क्या चीज है डेंसिटी वेव इक्वेशन? अब बेटा एक बात समझो कि अगर सिस्टम के अंदर हवा कंप्रेशन में जा रहा है और रेयर फ्रैक्शन में जा रहा है, तो सोच के देख, मैं बोल रहा हूँ कि ये एयर कॉलम है, इस एयर कॉलम का गैस एक बार कंप्रेस हो रहा है, एक बार रेयर फ्रैक्शन में जा रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो मास तो बेटा गैस का वही है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है बस वॉल्यूम। तो अगर मास कांस्टेंट और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो भाई साहब डेंसिटी चेंज होगी। तो डेंसिटी भी हमको वेव के फॉर्मेट में अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। तो वी हैव टू डिफाइन ऑल द 3 इक्वेशंस, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन, प्रेशर वेव इक्वेशन एंड डेंसिटी वेव इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चों को यही चीज समझने में दिक्कत होती है कि इक्वेशंस लिख कैसे रहे हो सर आप। अभी फील करेंगे अपन, मेन चीज तो यही है, कहानी तो यहीं से चालू होती है। एक बार अपने को इक्वेशन समझ में आ जाए वेव का तो भाई साहब आगे तो कहानी खत्म है, फिर तो कुछ है ही नहीं वेव के अंदर फिर तो, है ना। तो चलो आगे अपन देखते हैं आगे। सबसे पहले आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन। अब अपन ने सोचा क्या, सुनना, ये सोर्स वाला पार्टिकल है, ये पार्टिकल हमारा सोर्स है, ओरिजिन, जहां से हम वेव को स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने करा क्या, याद कर, हमने पिस्टन लिया था और पिस्टन को हम ए आगे लेके जा रहे थे, फिर पीछे लेके आ रहे थे, मतलब पिस्टन के जस्ट बाजू वाला जो पार्टिकल्स थे, जस्ट पड़ोसी वाले पार्टिकल्स, उसको एक बार वो ए आगे लेके जा रहा था, फिर ए पीछे लेके जा रहा था। इट मीन्स वो पार्टिकल एसएचएम कर रहे थे विथ एम्पलीट्यूड ए। अब सुनो, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला पार्टिकल एम्पलीट्यूड ए के साथ मान लो एसएचएम कर रहा है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन। जो यहां पे खड़ा है उस पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन है, समझना इस बात को। अब एक चीज करते हैं अपन, समझना, मान लो एम्पलीट्यूड मतलब जनरल इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लेट सपोज ओरिजिन वाला पार्टिकल ए की वैल्यू लेट सपोज एस नॉट है। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है एस नॉट। ठीक, क्यों माना आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये। ए की न्यूमेरिकली वैल्यू एस नॉट है।
तो बेसिकली सोर्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एस नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा एस नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमारा इक्वेशन ये बन गया। अब फील करो हो क्या रहा है। अब हुआ ये कि मान लो वेव्स चल रही हैं, है ना, वेव्स चल रही हैं, बहुत सालों से वेव चल रहा है, आपको पता भी नहीं है, आप घूमते फिरते आए और आपने देखा कि भाई साहब सारे पार्टिकल लगे हुए हैं, एसएचएम कर रहे हैं, सारे एकदम लाइन से लगे हुए हैं, ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, सारे पार्टिकल एसएचएम करे जा रहे हैं। आप आए हैं और आप सीधा पहुंचे इसके पास, है ना, इस पार्टिकल के पास पहुंचे, वो पार्टिकल जिसका मीन पोजीशन कहाँ खड़ा है, वाई पर, है ना, या एक्स पर, मान लो वाई दूसरी चीज है। आप समझो कि वो पार्टिकल के पास पहुंचे जिसका मीन पोजीशन ओरिजिन से एक्स दूरी पर है। आप वहां पहुंचे, आपने बोला बता भाई तेरा इक्वेशन क्या है, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं तो तेरे एसएचएम का इक्वेशन क्या है। तूने इससे पूछा कि बता भाई, मान लो इसका पॉइंट का नाम है पी, आप गए पी के पास, आपने बोला पी इस लाइन में सबको देख रहा हूं एसएचएम करे जा रहा है, अगर सब एसएचएम करे जा रहा है तो तेरा इक्वेशन क्या है एसएचएम का। ओरिजिन वाला तो बोल रहा है कि उसका इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब एस नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तेरा इक्वेशन क्या है, ठीक। वो बोला मैं तो नहीं बताऊंगा। फील करें आप, उसने बोला मैं तो नहीं बताऊंगा, समझे आप लॉजिकली। इसने बोला मैं तो नहीं बताऊंगा भाई साहब। तो आपने बोला ठीक है भाई कोई क्लू ही दे दो। इसने बोला कोई क्लू ही दे दो। बोला ठीक है क्लू देता हूँ, तू ओरिजिन वाले को जानता है। बोला हाँ ओरिजिन वाले को जानता हूँ मैं, ओरिजिन वाला हमारा पड़ोसी है, इससे मेरी अच्छी रिश्तेदारी है। इसने बोला एक काम कर, जो समझना इस बात को, आप फील करना, ये सारे वेव्स में काम आएगा आपको, बाकी फिर अपना इक्वेशंस पे चले जाएंगे अपन। लॉजिकली सोच, यहां से अगर वी रफ्तार से वेव आगे चल रही है, ये वी रफ्तार से अगर वेव आगे चल रही है, तो इस इंफॉर्मेशन को कि मैं ए एम्पलीट्यूड से आगे पीछे एसएचएम कर रहा हूं या एस नॉट से आगे पीछे चल रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा। ये समय लगा होगा x बाई वी। x इज द डिस्प्लेसमेंट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, तो टाइम लगा होगा x बाई वी। p ने क्या जवाब दिया सुनना, p ने बोला कि जो ओरिजिन वाला पार्टिकल x बाई वी टाइम पहले कर रहा था वो मैं अभी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन आने में टाइम लग गया x बाई वी, मैं चुपचाप बैठा था। लेट सपोज x बाई वी का वैल्यू है, x बाई वी का वैल्यू है 2 सेकेंड, तो ये तो बैठा हुआ था p, इसको 2 सेकेंड के बाद इंफॉर्मेशन मिला कि ऐसे करके ऐसे जम करो, तो ये क्या जवाब देगा कि जो ओरिजिन वाला अभी कर रहा है, जो ओरिजिन वाला 2 सेकेंड पहले कर रहा था वो मैं अभी कर रहा हूं। तो बेसिकली हमको क्या करना है, आप दौड़ के जाओगे ओरिजिन वाले के पास, बता भाई तू x बाई वी टाइम पहले क्या कर रहा था। तो इसने बोला कि काम कर, मेरा इक्वेशन ये है, आप मेरे टाइम में x बाई वी टाइम पहले डाल के चेक कर लो मैं क्या कर रहा था, खत्म कहानी। तो वहां से इक्वेशन क्या है बेटा, देख हम इसके इक्वेशन में t के जगह पे क्या लिखेंगे, t के जगह पे लिखेंगे t माइनस एक्स बाई वी, कि x बाई वी टाइम पहले वो क्या कर रहा था। तो हमारा इक्वेशन आ गया a साइन, इसमें t के जगह पे हम लिख दिया t माइनस एक्स बाई वी, हमने ये लिखा है। तो इक्वेशन क्या आ गया बेटा, हमारा इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। उसी को हम इस प्रकार से लिखते हैं s इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, वेयर k इज ओमेगा बाई वी, वेयर k इज ओमेगा बाई वी। इस ओमेगा को आप अंदर लेके जाइए तो यह जाएगा ओमेगा बाई वी इंटू एक्स, इसलिए kx। ठीक है, क्लियर मामला, देखो जगह से s इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इसका मतलब क्या, जरा समझें आप, दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ एस एच एम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। अगर मैं इस x की वैल्यू को फिक्स कर दूं ना तो ये क्या बताएगा सुनना, एस एच एम ऑफ दैट पार्टिकल, या समझो आप ये s क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल हुज मीन पोजीशन इज लोकेटेड एट x फ्रॉम ओरिजिन। जो ओरिजिन से x दूरी पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, और उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, s नॉट, कितना हो सकता है, s नॉट। तो वो चीज है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन। क्लियर है मामला। अब आओ आगे, अब बातें करते हैं अपन प्रेशर वेव इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन क्या था हमारा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन क्या था भाई, देख लेते हैं अपन। डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन था
हमारा s इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर यहाँ से साउंड चालू हुआ तो यहाँ से x दूरी पर जो पार्टिकल खड़ा है वो एक बार आगे एस नॉट जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ भी जाएगा पीछे एस नॉट, और वो एस कर रहा है, और उसकी एस की इक्वेशन वो है। क्लियर है मामला? जो x दूरी पे खड़ा है ओरिजिन से, उसका इक्वेशन है वो s इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। क्लियर है मामला? अब जरा ढंग से देखो बेटा, अब आते हैं अपन प्रेशर वेव इक्वेशन। हमने पहले ही चर्चा करी थी कि अगर वेव आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं? प्रेशर भी चेंज हो सकता है, और क्या चीज़ें चेंज हो सकती है? डेंसिटी। फटाफट देखते हैं प्रेशर वेव इक्वेशन। अपन देखो, अगर आप मान लो कि आपका ये dx लेंथ का एक एयर कॉलम है, फटाफट देखना है dx लेंथ का अगर एयर कॉलम है और वेव के चलते ये वाला एज इधर चला गया s और ये वाला एज चला गया s प्लस डी एस, कुछ भी हो सकता है वो तो चला गया, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था आपका? a इंटू डी एक्स। देख, एरिया इज a इंटू डी एक्स। बाद में एक्सपेंशन होने के कारण या कंप्रेशन होने के कारण आपकी फाइनल वॉल्यूम हो गई v फाइनल इक्वल्स टू a इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स। वो भी कैलकुलेट कर सकते हो कैसे? देखो आप, ये वाला पोर्शन उठ के यहाँ आ गया है और ये वाला पोर्शन उठ के यहाँ चला गया है, तो आपका लेंथ क्या होगा? ये s था, टोटल dx था, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? सोच के देखो, दिस इज dx माइनस s, और ये लेंथ कितना है? s प्लस डी एस। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कैलकुलेट करोगे, दिस इज dx प्लस डी एस, तो हमारा फाइनल वॉल्यूम ये आ गया। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ? dv इक्वल्स टू a इंटू डी एस। अब बल्क मॉडुलस हमें पता होता है, बल्क मॉडुलस होता है ये माइनस v इंटू डी पी बाई डी वी। यहाँ से हमने डेल्टा पी डी पी निकाल लिया, माइनस v इंटू डी वी बाई वी, और डी वी हमें पता है डी वी इज ए डी एस एंड v हमें पता है इनिशियल वॉल्यूम इज ए डी एक्स। हम इसकी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करने के बाद डेल्टा पी आया बेटा कुछ ऐसा, देखें आप ढंग से, डेल्टा पी आया कुछ ऐसा हमारा, ये डी एस बाई डी एक्स, और एस का इक्वेशन हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का, तो मैं क्या डेल एस बाई डेल एक्स निकाल सकता हूँ। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया डेल एस बाई डेल एक्स, दिस इज एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इसको पुट किया हमने तो डेल्टा पी की इक्वेशन आ गई, डेल्टा पी इज डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अच्छा, एक चीज़ आप गौर से देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन है साइन में और प्रेशर वेव इक्वेशन है कॉस में, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस। ढंग से देखो आप, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस, जब ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, जब ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, सिंपल सी बात है। बट दिस इज चेंज इन प्रेशर नॉट द प्रेशर। और डेल्टा पी नॉट की वैल्यू कितनी है? डेल्टा पी नॉट की वैल्यू है बेटा बी एस नॉट के या बीटा एस नॉट के। दिस इज बल्क मॉडुलस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन का एम्पलीट्यूड। ढंग से देखो तो एस नॉट इज डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और के आपको पता है वेव नंबर है ना, 2 पाई बाई लेमडा वेव नंबर। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेव इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। डेल्टा पी नॉट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूनिट एंड डायमेंशन से भी जोड़ सकते हो। इसका डायमेंशन आपको पता है, आपसे पूछा जा सकता है किसी का भी डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बीटा एस नॉट के इनडायरेक्टली, तो आपको पता होना चाहिए बीटा एस नॉट के इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी नॉट। तो जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होगा, कुछ ही पूछा जा सकता है जेईई मेंस के अंदर तो या एडवांस के अंदर। क्लियर? दिस इज प्रेशर वेव इक्वेशन। अब मुझे पता है कि प्रेशर के साथ साथ क्या चेंज होगा, क्या डेंसिटी भी चेंज होगा। अब मुझे पता है डेंसिटी चेंज होगा, तो डेंसिटी क्या होती है भाई साहब? सोच के देख, डेंसिटी इज क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम प्लस बल्क मॉडुलस तो क्या है हमारा? माइनस डी पी बाई डी वी बाई वी, है ना, यही चीज़ है। अगर आप बल्क मॉडुलस की बात करो, इसको थोड़ा और अरेंज करो तो क्या आ जाएगा बेटा? ये v ऊपर चला जाएगा, माइनस वी डी पी बाई डी वी, बेसिकली ये चीज़ है। और हमें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हम यहाँ से खेल सकते हैं कैसे? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी रो इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? माइनस एम बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी, और इसको अच्छे से अरेंज करो तो क्या लिखोगे? माइनस एम बाई वी इंटू डी वी बाई डी वी, डी वी बाई वी। देख ढंग से, माइनस एम बाई वी इज इनिशियल डेंसिटी दैट इज रो नॉट, तो बेटा आ जाएगा माइनस रो नॉट इंटू डी वी बाई वी, और डी वी बाई वी हमने अभी अभी सॉल्व किया है, डी वी बाई वी हमने अभी अभी सॉल्व किया है। डी वी बाई वी इज व्हाट? डी वी इज ए डी एस बाई ए डी एक्स, मतलब
डी एस बाई डी एक्स। अगर हम डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू डालेंगे तुरंत हमारा क्या आ जाएगा, प्रेशर वेव का इक्वेशन। प्रेशर वेव का इक्वेशन, हमारा इक्वेशन यहाँ से आ जाता है प्रेशर वेव का। और प्रेशर वेव की इक्वेशन आती क्या है, सोच के देख। यह आएगा बेटा, अगर आप डी रो की बात करोगे तो डी रो इज रो नॉट एस नॉट के माइनस के एक्स प्लस फाइव। अगर आप डी वी बाई वी की वैल्यू डालोगे, डी वी बाई वी की वैल्यू हमने जस्ट अभी देखा है यहाँ पे, अगर आप ढंग से देखो तो ये देखो डी वी बाई वी, ये डी एस बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू उठा के डालेंगे वहाँ पे तो आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। एक अच्छी चीज़ देखो, डेंसिटी वेव इक्वेशन भी कॉस में है, प्रेशर वेव इक्वेशन भी कॉस में है। मतलब प्रेशर वेव इक्वेशन और डेंसिटी वेव इक्वेशन फेज में है, बट डिस्प्लेसमेंट के साथ फेज नहीं, फेज डिफरेंस 90 का आ जाता है। क्लियर है क्या मामला? वही चीज़ें यहाँ पे करा हमने। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ढंग से देखो आप कि डेंसिटी इक्वेशन इज इन फेज विद द प्रेशर इक्वेशन एंड दिस इज 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। सही बात है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था। क्यों? क्योंकि अगर आप तीनों इक्वेशंस को ढंग से लिखो तो ऐसे इक्वेशन लिखोगे बेटा एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। मैं तो तीनों इक्वेशन आपके लिए आसानी से लिख देता हूँ। उसके बाद आप डेल्टा पी क्या लिखोगे, डेल्टा पी इज डेल्टा पी नॉट एस नॉट के, नहीं डेल्टा पी नॉट नहीं बीटा, सॉरी दिस इज बीटा। अगर आप ढंग से देखो तो कहाँ गया इरेजर, इरेजर, हाँ, बी एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। और अगर मैं डेल्टा रो की बात करूं बेटा तो क्या है ये, दिस इज रो नॉट एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। सिंपल सी बात है, ढंग से देखें आप, ये पूरा का पूरा साउंड का लफड़ा। इक्वेशंस, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन, प्रेशर वेव इक्वेशन, डेंसिटी वेव इक्वेशन, तीनों वेव इक्वेशंस एक साथ एक जगह पे। क्लियर है? पूरा का पूरा वेव इक्वेशंस। आगे बढ़े अपन, देखो इधर देखें आप। अब बात करते हैं अपन वेलोसिटी ऑफ वेव, है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन है, डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं। बट आप इतना सोचो कि स्ट्रिंग वेव के अंदर हमारा वेलोसिटी क्या था, स्ट्रिंग वेव के अंदर हमारा वेलोसिटी था, वेलोसिटी इक्वल्स टू रूट टी बाई म्यू। ये स्ट्रिंग वेव के अंदर होता था। ठीक, वही चीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है मीडियम वाले में साउंड के साथ। टेंशन की जगह पे आ गया हमारा यंग्स मॉडुलस इन केस ऑफ सॉलिड्स, इन केस ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो टेंशन है उसकी जगह पे क्या आ गया, यंग्स मॉडुलस फॉर साउंड वेव एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है रूट वाई बाई रो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वाई इज यंग्स मॉडुलस। सवाल इस पे आ चुके हैं पी वाई क्यूज, हम करेंगे भी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर सॉलिड्स। हम क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट, गलती क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग वेव का याद रखते हैं फॉर्मूला रूट टी बाई म्यू। हम साउंड वेव का याद रखते हैं रूट बी बाई रो या रूट बीटा बाई रो, बट हम इसको भूल जाते हैं। सॉलिड्स के अंदर दिस इज यंग्स मॉडुलस बाई रो, वाई इज यंग्स मॉडुलस। और अगर यंग्स मॉडुलस की बात करो तो यंग्स मॉडुलस क्या था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया बाय स्ट्रेन इज व्हाट, डेल्टा एल बाई एल। ये था हमारा यंग्स मॉडुलस। देख ढंग से, इलास्टिसिटी में दिस इज यंग्स मॉडुलस। वही वैल्यू है जो दिया होता है सवाल के अंदर, है ना, कांस्टेंट वैल्यू होती है सवाल के अंदर दिया होता है। दिस इज यंग्स मॉडुलस, दिस इज रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। बट अगर मैं फ्लूइड्स की बात करूं, जैसे गैसेस की बात करूं, तो गैसेस में हमारा जो यंग्स मॉडुलस है उसका भी आता है बीटा या बी, बल्क मॉडुलस। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रूट बी बाई रो, रूट बी बाई रो। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ क्या चीज़ है, साउंड, रूट बी बाई रो। बी इज द बल्क मॉडुलस, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। और बल्क मॉडुलस हमने को बताया है बी इज माइनस वी इंटू डी पी बाई वी। ठीक, तो असल फॉर्मूला तो साउंड वेव का यही है। अगर आप देखोगे चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो साउंड वेव के अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो तो यही है, और ये हमेशा वैलिड है। रूट बी बाई रो या रूट बीटा बाई रो, हम बीटा भी बोलते हैं इसको कभी कभी, बल्क मॉडुलस को। रूट बी बाई रो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट क्या है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कुछ अपने अपनी टिप्पणियाँ दी इसके ऊपर। जो सबसे पहले टिप्पणी देने वाले आए उन्होंने, वो थे हमारे न्यूटन साहब, प्यारे न्यूटन साहब। वो न्यूटन साहब आए, उन्होंने क्या बोला समझो आप। वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़िया जीवन चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। वी इज रूट बी बाई रो, बढ़िया इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, सही है बिल्कुल। ठीक,
न्यूटन साहब ने थोड़ा सा इसको आसान करना चाहा, बी की वैल्यू कैलकुलेट करने में थोड़ी सी मदद करनी चाहिए, और न्यूटन साहब ने कहा, समझो आप, न्यूटन साहब ने कहा कि ये जो साउंड वेव है ना, ये जो साउंड वेव है ना, जिसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है, और ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन आगे साउंड वेव की रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है, ये प्योरली आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये न्यूटन साहब का मानना था। इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करे होंगे, उसके बेसिस पे कहा इन्होंने कि द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इन प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इज कंप्लीटली एन आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल मान के उन्होंने बोला कि अगर आइसोथर्मल है तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। ठीक, फिर उन्होंने बोला काम करो, दोनों को डिफरेंशिएट करो दोनों साइड। तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया पीवी को, तो पीडीवी प्लस वीडीबी इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो भाई साहब आ गया क्या हमारे पास, समझो ये इसको अगर अरेंज करोगे आप तो पीडीवी इधर रख लो, वीडीपी को इधर ले जाओ। पीडीवी अपन अरेंज करते हैं इसको, पीडीवी बराबर माइनस वी डीपी। क्लियर है? अब अगर पी की वैल्यू लिखोगे तो बेटा क्या लिखोगे, माइनस वी डीपी बाई डीवी। यही तो बल्क मॉडुलस था। न्यूटन साहब ने बोला देख इधर, इसी को तो हम बल्क मॉडुलस बोलते थे, और बल्क मॉडुलस की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पी के बराबर आ गई। तो न्यूटन साहब ने बोला एक काम करो ना, बल्क मॉडुलस को प्रेशर के बराबर मान लो, तो अपना वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या आ जाएगा, रूट बी बाई रो की जगह पे रूट पी बाई रो। उन्होंने थोड़ा आसान करना चाहा, बट प्रॉब्लम हो गई। एक प्रॉब्लम ये हुआ कि इससे आंसर सही आया नहीं, है ना, कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। इसका मतलब समझो आप, आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं है, आंसर आपको यहाँ से नहीं आएगा। हाँ, रूट बी बाई रो इज द राइट आंसर। जो हमारा लास्ट वाला इक्वेशन था, अगर आप ढंग से देखो, ये रूट बी बाई रो इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, नो डाउट। न्यूटन साहब ने बी की वैल्यू तो चेंज करी, और बी की वैल्यू उसने क्या लिखा, पी। क्या एजम्पशन लेके कि भाई साहब दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, बट बाद में प्रॉब्लम आई, उसको करेक्ट भी किया गया। प्रॉब्लम आई बाद में क्योंकि आंसर्स मैच हुए नहीं। जब आप इस वैल्यू को यूज करके वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालोगे, एयर के अंदर ही निकालोगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो 320 के आसपास नहीं आएगा वो मामला, 350 के आसपास आता है मामला वो। तो गड़बड़ हो गया मामला यहाँ पे, चीज़ मतलब गलत थी कुछ चीज़ें इसके अंदर, बट इससे एक सीखने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं कि इक्वेशन गलत है तो अपन इसको भूल जाए। सीखने वाली चीज़ क्या है, फॉर एनी आइसोथर्मल प्रोसेस, समझना बेटा, थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जेई का, उसको किसी भी टॉपिक से जोड़ा जा सकता है। फॉर एनी आइसोथर्मल प्रोसेस द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर। ये तो जरूर बोल सकते हैं हम, यहां से एक चीज तो हम जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा कायदे से हमने डेरिवेशन किया है। तो किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में बी की वैल्यू पी के बराबर तो होगी ही होगी। जेईई मेंस चाहे तो इसको स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है सीधा, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, जिस हिसाब से सवाल आ रहे हैं अभी, है ना। पेपर टफ नहीं आता बेटा, जेईई मेंस को ढंग से देखोगे या एडवांस का पेपर देखोगे, पेपर टफ नहीं आता है। थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, है ना, तुक्केबाजी तो नहीं चलेगी कम से कम। ठीक, अब अगर चलो न्यूटन साहब ने फॉर्मूला दिया भाई साहब ये, बट अभी तक हमको क्या मान के चलना है, न्यूटन साहब ने जो दिया हमको इसको सॉल्यूशन के लिए नहीं यूज करना है, क्योंकि ये आंसर गलत है, ये चीज़ गलत है, आंसर इससे आया नहीं। ठीक, ये आइसोथर्मल माना वही गलती थी, ये डेरिवेशन गलत नहीं है। न्यूटन साहब का ये मानना कि दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस वो गलती थी। ठीक, तो हमको याद क्या रखना है सर, वेलोसिटी ऑफ साउंड रूट बी बाई रो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रूट बी बाई रो। बल्क मॉडुलस तो वहीं खड़ा है, क्योंकि न्यूटन साहब ने चेंज क्या करा, बी की वैल्यू चेंज करी उसने। तो भाई साहब ठीक है, पीछे चले जाते हैं अपन, अब बी को बी छोड़ देते हैं, पी नहीं डालते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए हमारे लैपलास साहब, समझे आप, लैपलास साहब। लैपलास साहब ने बहुत बढ़िया इक्वेशन दिया, बहुत अच्छा करेक्ट करके दिया उन्होंने। और लैपलास साहब ने कहा कि ये जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, सुनना, इसको फील करना, आप लॉजिकल भी लगेगा आपको। न्यूटन साहब ने जो बोला कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, थोड़ा लॉजिकल नहीं लग रहा था। ठीक, उस जमाने के लोगों को लग भी रहा होगा लॉजिकल, बट आज के डेट में आपको लॉजिकल नहीं लगेगा कि क्यों माना आइसोथर्मल भाई। बट लैपलास साहब का जो एक्सप्लेनेशन था वो थोड़ा लॉजिकल था। उन्होंने बोला कि ये जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है ना, वो इतना फास्ट प्रोसेस है, मतलब सोचो आप, अपन ने जब स्टार्ट किया था लेक्चर तो क्या किया, स्टार्ट किया था कि एक चक्कर में एक बार कंप्रेस होता है और एक बार एक्सपैंड होता है।
अब फ्रीक्वेंसी इतनी खतरनाक होती है कि एक सेकंड में मान लो 50 से 100 बार वो कंप्रेस और एक्सपैंड हो गई, तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन का प्रोसेस इतना फास्ट है कि हीट को एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब सोचो आप जब एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो एडियाबेटिक प्रोसेस हम कैसे समझेंगे? एक तो वो प्रोसेस जिसमें हीट का कोई एक्सचेंज ना हो, ना बाहर की एनर्जी अंदर आए ना अंदर की एनर्जी बाहर जाए। दूसरा जो सडन प्रोसेस होता है, जो बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, दैट इज ऑल्सो एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो सोच के देखो, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इतना फास्ट प्रोसेस है कि हीट को एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो हम मान रहे हैं ना आइसोथर्मल, वो गलत है। आप इसको मान लो कि दिस इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, और जैसे ही एडियाबेटिक माना तो पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट लगा दिया हमने। एडियाबेटिक का जनरल इक्वेशन होता है, और गामा इक्वल्स टू व्हाट? सीपी बाई सीवी। सीपी बाई सीवी, सीपी सीवी आप कैलकुलेट करते हो थर्मोडायनामिक्स के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम से, है ना। थोड़ी चर्चा हम उस पर भी कर लेंगे, वैल्यूज पे आप उसको रट लेना, अच्छे से याद कर लेना, काम आएगा वो। अब सोचो कि अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आप पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट को, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आती है माइनस वी इंटू डी पी बाई डी वी इक्वल्स टू गामा पी। ठीक, अब लैपलेस ने कहा न्यूटन को, लैपलेस ने कहा न्यूटन को कि न्यूटन भैया इधर आइए, आप ये क्या है बताइए। न्यूटन ने कहा भाई हमने इसको तो बी माना था, तो ये हो गया बी। तो लैपलेस ने कहा भैया ये हो गया बी, और बी की वैल्यू क्या हम ले रहे थे आप? न्यूटन ने बोला मैं ले रहा था पी। उन्होंने बोला पी मत लो, गामा पी लो, गामा पी। तो बी की वैल्यू आ गई गामा इंटू पी, एंड गामा इज व्हाट? सीपी बाई सीवी। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? जब बी की वैल्यू हमने ले ली गामा पी, वी इज गामा पी बाई रो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर साउंड वेव, जहां से सवाल आते हैं, समझना आप, गामा पी बाई रो, समझे लॉजिकली आप। और अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो बेटा अगर ढंग से देखना, आप ढंग से देखना मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। पी वी इक्वल्स टू एन को क्या लिखूंगा? मास अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू आर इंटू टी। तो भाई साहब क्या आ जाएगा बताओ? वी को इधर लेके जाओ, तो पी इक्वल्स टू आर टी बाई एम नॉट इंटू एम बाई वी, एंड दिस एम बाई वी इज रो। तो पी बाई रो क्या आएगा बालक? पी बाई रो इज आर टी बाई एम नॉट। बहुत शानदार इक्वेशन देखो, पी बाई रो इज आर टी बाई एम नॉट, और इसको उठा के पटको यहाँ पे पी बाई रो को, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गामा आर टी बाई एम नॉट। दिस इज मॉलिकुलर मास गामा आर टी बाई एम नॉट। ऐसा ही कुछ कुछ इक्वेशन होता है, वी आर एम एस रूट 3 आर टी बाई एम नॉट। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लगभग हर एक साल के बाद आपको मतलब एग्जाम में लगभग हर साल इनडायरेक्टली देखने को मिलता है ये। इस ईयर भी मतलब हर साल देखने को मिलता है ये, है ना। इस ईयर भी पूछा गया, हर साल पूछते हैं वो। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रूट गामा आर टी बाई एम नॉट। बस हमको यूज करने आना चाहिए, इस फॉर्मूले को ढंग से यूज करने आना चाहिए। अगर इस फॉर्मूले को अगर ढंग से देखो तो गामा हो गया आपका सीपी बाई सीवी। इस फॉर्मूले को अगर ढंग से देखें तो गामा इज व्हाट? गामा इज सीपी बाई सीवी। हम चर्चा करेंगे सीपी सीवी पे अभी, डोंट वरी। अब आर की वैल्यू देखो, तो आर हमको क्या लेना है? आर हमको लेना है 8.314, ठीक, जूल पर मोल पर केल्विन। अब सोचना बेटा, आर हमने लिया है जूल में, उसी के हिसाब से सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। टेम्परेचर हमको लेना है केल्विन में, और मॉलिकुलर मास लेना है केजी पर मोल। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा, या आप मैक्सिमम गलतियां यही करते हो। दिस मॉलिकुलर मास मस्ट बी इन केजी पर मोल। क्यों लिया? क्योंकि भाई साहब आर हमने जूल में लिया है। केमिस्ट्री में हम चीज़ों को ले रहे होते लीटर एटमॉस्फेयर, वहाँ अलग चीज़ हो रही होती है, यहाँ अलग चीज़ है। दिस इज इन जूल, सो यू हैव टू टेक मॉलिकुलर मास इन केजी पर मोल। सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला रटना बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूले के पीछे की कहानी जानना ये बड़ी बात है। आप समझो, फॉर्मूला रट लोगे तो सही आंसर ले आओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, बट फॉर्मूले में एक एक टर्म का जो इतिहास है या उसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझ जाओगे तो फॉर्मूला तो वैसे याद है आपको, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इन केजी पर मोल। अगर मुझे पूछा जाए व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, तो हमको क्या लेना है? O2 का हमको 32 नहीं लेना है, हमें लेना है 32 इंटू 10⁻³ हमें उसको केजी पर मोल में लिखना है। क्लियर है मामला? ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गामा आर टी बाई एम नॉट।
अभी अपन बात कर रहे थे गामा इक्वल्स टू CP बाई CV, गामा इक्वल्स टू CP बाई CV। अगर आप ढंग से देखो, मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ CP CV पे, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। आप ढंग से, मैं 2 मिनट के अंदर ढंग से देखना आप। CP CV, CV आपको पता है क्या होता है, CV आपको पता है क्या होता है। ये डेटा लिख रहा हूँ मैं, बाकी कोई एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ डेटा लिख रहा हूँ। जो डेटा आप ध्यान रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट यूज होता है एग्जाम में ये। हाँ, यस, आई CV की वैल्यू इज FR/2, वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक सबकी वैल्यूज आपको याद करनी है। वो आपको फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स या केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स से सेम टू सेम डेटा मिल जाएगा। मैं एक बार वैल्यूज लिख रहा हूँ जो आपको यूज करना है एज ए पार्ट ऑफ रिविजन। तो CV इक्वल्स टू FR/2 एंड CP इक्वल्स टू होता है बेटा CV प्लस R, CP माइनस CV इक्वल्स टू R मेरा फॉर्मूला, और ये हमको मिलता है आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर से। और यहाँ से अगर देखो तो आप इसको लिखोगे FR/2 प्लस R, और हमारा जो गामा था वो था भाई साहब CP बाई CV। इसको CV से डिवाइड करोगे बेटा तो ये आएगा 1 प्लस 2/F। ढंग से देखो आप, गामा इज 1 प्लस 2/F। अगर आप मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक की बात करें तो मोनोएटॉमिक, डायाएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक में 2 टाइप का होता है, एक तो लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर। अगर आप बात करो डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हायर टेम्परेचर की बात नहीं करें, नॉर्मल। मोनोएटॉमिक के लिए हम लोग लेते हैं 3, डायटॉमिक के लिए हम लोग लेते हैं 5, ट्राइएटॉमिक लीनियर के लिए सेम लेते हैं डायटॉमिक की तरह, और नॉन लीनियर के लिए लेते हैं 6। ये चीज़ें हैं, और इसके हिसाब से आप गामा कैलकुलेट कर लोगे। तो मोनोएटॉमिक के लिए गामा आ जाएगा बेटा, आप लिखोगे F की जगह पे 3, तो दिस इज 5/3। फिर इसके लिए देखोगे अगर तो कितना आएगा बताओ, 7/5। फिर इसके लिए भी 7/5, और इसके लिए कितना आएगा बताओ, 2/6, दैट इज 1/3, 3 और 1 क्या 4/3। ये डेटा आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मोनोटॉमिक गैस है तो ये, जैसे मैंने क्या बोला अभी एग्जाम्पल, ऑक्सीजन के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखना हो तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हमको kg पर मोल में लेना है, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है, R की वैल्यू 8.314 ले लेनी है, और जो बचा गामा, तो ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, डायटॉमिक, डायटॉमिक हो गया तो हम क्या लेंगे, गामा की वैल्यू 7/5। इंपॉर्टेंट तो सारा डेटा है, तो मैंने आपके पास सारे डेटा का चर्चा कर दिया आपको, दैट इज V इक्वल्स टू रूट गामा RT/m0। गामा में पूरी चर्चा हो गई कि क्या क्या वैल्यूज लेनी है आपको। देखो ढंग से आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होता है, 3, 5, 5, 6 आप थर्मो में रिवाइज करोगे, आपको कराया भी जाएगा, डोंट वरी। ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो। R की वैल्यू आपको हमेशा 8.314 लेना है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, m0 हमेशा लेना है kg पर मोल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार फोकस करके बोल रहा हूँ इसको मैं, 4 से 5 बार मैंने बोल दिया ऐसी चीज़ को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। गामा RT/m0 कैसे कैसे वैल्यूज़ को यूज करनी है, इस बात को आप ढंग से अच्छे से कायदे से देखिए। क्लियर? अब देखो, अब आते हैं उसी फॉर्मूले के ऊपर। अब देखो ढंग से, तो साउंड का वेलोसिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ चुका है कि 2-3 बार आ चुका है ये इक्वेशन। ढंग से देखो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड के अंदर देखो तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। देखो ढंग से √T है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो वेलोसिटी बढ़ेगा साउंड का। तो मैं लिख सकता हूँ V1/V2 इक्वल्स टू √T1/T2। याद रखना टेम्परेचर केल्विन के अंदर है, वो सेंटीग्रेड में लिख सकते हैं आप, हमेशा केल्विन में लिख सकते हैं इसको। तो ये चीज़ है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, हम डायरेक्टली यहाँ से ला सकते हैं। अब सोचो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, प्रेशर का। ऐसे आप देखो ढंग से देखो तो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड का इक्वेशन था रूट गामा P/ρ। अगर एक नज़र में देखोगे आप ऐसे, तो हमें लगेगा कि प्रेशर बढ़ाने पे वेलोसिटी चेंज होगा, ऐसे लगता है देखने में कि प्रेशर बढ़ाने पे वेलोसिटी चेंज होगा। बट एक चीज़ ज़रा ध्यान से सोचो, प्रेशर चेंज करते हो तो डेंसिटी भी चेंज होता है, यही तो पढ़ा है अपन ने, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन, प्रेशर वेव इक्वेशन एंड डेंसिटी वेव इक्वेशन। प्रेशर चेंज होता है तो डेंसिटी भी चेंज होता है। अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन की बात करोगे तो P/ρ की वैल्यू होती है RT/m0, अभी निकाला हमने, RT/m। सोच ऐसा हो जाए कि P भी चेंज हो, रो भी चेंज हो, और दोनों की वैल्यू कांस्टेंट रहे, रेशियो, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कुछ भी कर लो ये दोनों कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब इनका रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा।
तो प्रेशर चेंज होने से हम कोई कमेंट नहीं कर सकते कि वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होगा कि नहीं होगा। हाँ, प्रेशर के साथ साथ मुझे ये भी बताओ डेंसिटी कितना चेंज हुआ, तो मैं कमेंट कर पाऊंगा, उससे पहले मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे सिर्फ इतना बताओगे आप कि सर प्रेशर चेंज हो रहा है, अब बताओ वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होगा कि नहीं होगा, नो कमेंट्स। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कांस्टेंट रहेगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट नहीं रहेगा, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। अगर ये चीज लिखा हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीजेज, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर चेंज करोगे तो डेंसिटी चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा कैसे? सोच के देख लॉजिकली। तो इसीलिए सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है, देन वी कैन नॉट कमेंट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्लियर? आगे है वेलोसिटी, मतलब डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी पे कैसे डिपेंड करता है साउंड का रफ्तार? अब एक चीज समझो, अब ह्यूमिडिटी का एक लफड़ा है कि दो टाइप का एयर होता है हमारे पास, एक तो मॉइस्ट एयर, दूसरा ड्राई एयर। समझना लॉजिकली क्या है ना? मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर। अगर आप बात करो कि डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, ये याद रखने वाली डेटा है, एंड डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, तो डेटा अगर देखोगे तो डेंसिटी ज़्यादा होती है ड्राई एयर की, डेंसिटी ज़्यादा होती है ड्राई एयर की। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ऐसे हमें लगता है ऐसा एक बार में देखने में कि नहीं मॉइस्ट एयर का ज़्यादा होता है, लेकिन नहीं, डेंसिटी होती है ड्राई एयर की। ड्राई एयर में डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। जब मॉइस्चर आता है तो पानी की बूंदें उन डस्ट पार्टिकल्स को लेकर नीचे सेटल हो जाती हैं, तो डस्ट खाली हो जाता है हवा के अंदर से, है ना, तो डेंसिटी घट जाती है। तो मॉइस्ट एयर का डेंसिटी कम होता है ड्राई से, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसलिए मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी मॉइस्ट एयर में ज़्यादा होगा ड्राई एयर से। ये स्टेटमेंट टाइप ही आता है, इसमें कुछ भी नहीं ऐसा है। आपको स्टेटमेंट टाइप ध्यान रखना है, और ध्यान आपको ये रखना है बस। ठीक, आगे अगर बात करें अपन, देखो ढंग से, तो इफेक्ट ऑफ विंड ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो साउंड ऐसे ईस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है, साउंड तो ऐसे हर तरफ फ्लो होगा, बट अगर हवा ईस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है तो साउंड को और तेजी मिल जाएगी एयर के कारण, है ना। तो सीधे सीधे अपन क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ विंड को अपन ऐड कर देंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड में, तो नेट वेलोसिटी अपने को मिल जाएगा। क्लियर? ये तो सिंपल सी लॉजिक थी। अब आते हैं अपन एनर्जी पर। ठीक, हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने इक्वेशन देखा, वेलोसिटी ऑफ साउंड देखा। अब हमें इक्वेशन पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है, तो थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं एनर्जी एंड इंटेंसिटी पे। वैसे आपको डायरेक्टली ये पूरा डेरिवेशन काम का नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट काम क्या आता है मैं बताता हूँ आपको। काम की अगर बात करो आप ढंग से, तो अगर आप देखोगे तो पावर एवरेज होता है 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी। ये आप ड्राइव करते हो स्ट्रिंग वेव के अंदर। कहाँ ड्राइव करते हो? स्ट्रिंग वेव के अंदर। और इंटेंसिटी होता है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू रो इंटू वी। ये अच्छी चीज़ है। अब अगर मैं प्रेशर वेव की बात करूँ या इंटेंसिटी की ही बात करूँ, तो मैं अगर इंटेंसिटी की बात करूँ तो एम्पलीट्यूड को लिख सकता हूँ एस नॉट, या ए की जगह पे ए छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एफ स्क्वायर रो इंटू वी, मैं वी को लिख सकता हूँ। वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज हो, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? रूट बीटा बाई रो। इसको चेंज करूँगा रूट बीटा बाई रो, है ना। जैसे चेंज करूँगा, और एफ स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं क्या चीज़? एफ को क्या लिख सकता हूँ बताओ? सोच के देखो। अच्छा, ओमेगा को हमने लिख ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ ओमेगा इक्वल्स टू होता है बेटा 2 पाई एफ। जरूरत पड़े तो मैं लिख सकता हूँ एफ को ओमेगा बाई 2 पाई। क्लियर है मामला? जब इसको सॉल्व करते हैं वी की वैल्यू रूट बीटा बाई रो पुट करके, या ऐसे भी अगर आप इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे इसके टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में। कैसे प्रेशर के टर्म्स में? देखो, यहाँ है एम्पलीट्यूड, और हमारा प्रेशर एम्पलीट्यूड का वैल्यू था बीटा एस नॉट के। याद करो, बीटा एस नॉट के। एस नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई डेल्टा पी नॉट बाई बी इंटू के। हम ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे एम्पलीट्यूड के स्क्वायर में। ठीक, ये वैल्यू पुट करने के बाद इंटेंसिटी ये आती है, देख, इंटेंसिटी इज डेल्टा पी नॉट स्क्वायर वी बाई 2 वी। आपको ये सब नहीं याद रखना, आपको याद क्या रखना? सुन, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। वैसे भी पता है आपको को इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये तो बहुत अच्छे से ढंग से याद रखना है। इसका यूज कैसे करें समझो आप, इसका यूज कैसे करें अपन इक्वेशंस में, समझो।
इक्वेशंस में यूज कैसे होता है समझें आप। अगर पहले मैं इंटेंसिटी पे चर्चा कर लूँ थोड़ी सी, फिर आते हैं पीछे पर। साउंड वेव के अंदर देखो क्या चीज़ है। साउंड वेव के अंदर मान लो कि ये सोर्स ऑफ साउंड है ना, ये सोर्स ऑफ साउंड है, ये मान लो यहाँ सोर्स ऑफ यही साउंड, ये साउंड का सोर्स है। अब साउंड का सोर्स और लाइट का सोर्स में एक अच्छी सिमिलैरिटी है। मान लो यहाँ एक स्पीकर डालूंगा तो आवाज़ हर तरफ निकलेगी, तो साउंड तो हर तरफ निकल रही है, स्फेरिकली हर तरफ निकल रही है। अगर मैं साउंड की बात करूँ तो एनर्जी हर तरफ स्फेरिकली निकल रही है, देखना ढंग से आप, ये हर तरफ निकल रहा है। अगर मान लो यहाँ से पावर निकल रहा है पी नॉट पर सेकेंड, तो इस स्फेयर से भी पावर निकलेगा पी नॉट और इस स्फेयर से भी पावर निकलेगा पी नॉट। तो भाई साहब हर स्फेयर पे अलग अलग चीज़ क्या है, हर स्फेयर पे अगर मैं चेक करूँ कि अलग अलग चीज़ें क्या है, तो आपको ये पता पड़ेगा कि ये पी नॉट पावर, ये मान लो R1 रेडियस है या R2 रेडियस है, दिस इज R1 रेडियस, ये पी नॉट पावर यहाँ पे कम एरिया में फैला था और वही पी नॉट पावर यहाँ ज़्यादा एरिया में फैल गया, मतलब इंटेंसिटी चेंज हो गई। सोच यहाँ की इंटेंसिटी क्या लिखोगे आप, इंटेंसिटी इक्वल्स टू पावर अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, और यहाँ की इंटेंसिटी क्या लिखोगे, I इक्वल्स टू पी नॉट अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। बेसिकली जैसे जैसे आगे जाते हैं हम लोग तो इंटेंसिटी चेंज होती जाती है, समझना लॉजिकली। और इंटेंसिटी अगर चेंज हुआ तो सोच इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, देखिए यहाँ डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर। तो अगर इंटेंसिटी चेंज हुई तो भाई साहब एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। ये स्ट्रिंग वेव में नहीं होता है। स्ट्रिंग वेव में एक बार जो वेव निकली है ए एम्पलीट्यूड से तो वही हर बार बार वही रहेगा आगे हर पार्टिकल का। बट साउंड वेव में क्या एनर्जी बट रहा है हर तरफ, वो मतलब स्फीयर में निकल रहा है हर तरफ, यहाँ 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 हर तरफ फैल रहा है। तो सेम एनर्जी, मतलब सोचो कि आप पूरे एक स्फीयर की टोटल एनर्जी अगर जोड़ दोगे तो वही एनर्जी निकलेगी जो सेंटर से निकल रही थी, बट किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाओगे तो एनर्जी कम है। अब एनर्जी कम है तो इंटेंसिटी उसकी कम है, तो भाई साहब एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है उसका। अब समझो लॉजिकली इसका क्या असर पड़ता है। एक चीज़ होती है लाउडनेस, समझो फिर दोनों को जोड़ते हैं अपन। लाउडनेस, लाउडनेस अपन डिफाइन करते हैं, लाउडनेस लेवल बीटा इक्वल्स टू 10 log 10 I by I नॉट, ये आप क्लास 10th में ही पढ़ते हो, I by I नॉट। I नॉट इज द रेफरेंस इंटेंसिटी जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है समझो पहले। मतलब ये है कि अगर इंटेंसिटी इसके बराबर है तो हम लेवल 0 मानते हैं, लेवल 0 मानते हैं, मतलब इससे कितना ऊपर का साउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इंटेंसिटी इज लेट सपोज 10⁻⁻11 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो बीटा क्या होगा सोच, बीटा आप लिखोगे 10 log 10, आप लिखोगे 10⁻⁻11 बाई 10⁻⁻12, तो बेसिकली दिस इज व्हाट, ऊपर आ जाएगा 10⁻1, तो आएगा 10 into 1 दैट इज 10, मतलब 10⁻⁻11, सो 10 टाइम्स ज़्यादा साउंड लेवल है। इसका मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा साउंड लेवल है। क्लियर है मामला, 10 टाइम्स ज़्यादा लेवल ऊपर है। बट यहाँ से आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है, नो डाउट। फॉर्मूले अपन पढ़ते हैं बट सवाल देखने को नहीं मिलता है इस पर जल्दी, बट फॉर्मूला है सिलेबस का पार्ट, पढ़ना है अपने को। 10 log 10 I by I नॉट, I नॉट इज द रेफरेंस इंटेंसिटी जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻12 और I आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। बट हमारा इंटरेस्ट कहीं और है, हमारा इंटरेस्ट है कि I हमने अभी भी क्या पढ़ा है, ये I हमने ये पढ़ा है, तो हम I को जोड़ सकते हैं। कैसे सोच, फॉर अ पॉइंट सोर्स, अगर मैं पॉइंट सोर्स की बात करूं तो पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। देख ढंग से, तो मैं लिखूंगा I1 बाई I2 इक्वल्स टू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। ढंग से देखो आप, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हुई इंटेंसिटी का मामला। क्लियर है। अब सुने आप, अब अपन चलते हैं उस इक्वेशन पे जो हमने छोड़ा था वहाँ पे। इधर देख, यहाँ इसका क्या लॉजिक है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वो तो या तो प्रेशर का एम्पलीट्यूड हो या तो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड हो।
इसका क्या मतलब है बेटा, ढंग से समझना आप, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अब मुझे पता है एक चीज़ तो ये है, दूसरा ऑल्सो कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इट मीन्स समझना लॉजिकली, ये 1/r स्क्वायर एंड दिस इज a स्क्वायर, इसका मतलब एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ढंग से देखो दोनों को मैच करके, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैच करके देखो आप, एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होती है एम्पलीट्यूड चेंज होता है और r टाइम्स घटता चला जाता है। इसका मतलब जो हम इक्वेशन लिख रहे थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिख रहे थे, हम जो इक्वेशन लिख रहे थे लॉजिकली s इक्वल्स टू s0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, हम जो ये लिख रहे थे इसको आप ढंग से देखना, जो हम ये लिख रहे थे, हम क्या लिख रहे थे, ओरिजिन से x दूरी पर जो पार्टिकल है उसका क्या एसएचएम का इक्वेशन है। बट भाई साहब उसका एम्पलीट्यूड तो चेंज हो गया ना, मैं सोर्स हूं, मेरे से x दूरी पे जाते जाते क्या चेंज हो गया होगा मामला, और x दूरी पे जाते जाते एम्पलीट्यूड क्या x टाइम्स घट गया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। तो असल में इक्वेशन क्या लिखना चाहिए अपने को, असल में लिखना चाहिए s इक्वल्स टू s0 बाई एक्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। तो रियल में तो इक्वेशन ये है कि अगर आप सोर्स से x डिस्टेंस पर हैं तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा ही होगा। अगर वो पॉइंट सोर्स है तो ऐसा होगा। सोच अगर लाइन सोर्स है, इफ द सोर्स इज इनफाइनाइट लाइन सोर्स, अगर लाइन सोर्स है इनफाइनाइट वाला तो क्या लिखोगे आप, जैसे लाइन सोर्स है तो इससे कैसे निकलेंगे वेव्स, क्या ऐसे निकलेंगे सिलिंड्रिकल, क्या सिलिंड्रिकल निकलेंगे। देखो ढंग से आप, अगर सिलिंड्रिकल निकली तो इंटेंसिटी, मान लो इसका रेडियस है r, और इसका हाइट है h, समझो आप। तो मैं इसका लॉजिकली समझना आप, मैं इसका इंटेंसिटी यहाँ कैसे लिखूंगा, इंटेंसिटी इज पावर अपॉन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज 2 पाई r इंटू एच। ढंग से देखो तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इट मीन्स दोनों कंबाइन करो तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r। अगर लाइन सोर्स है तो एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r। सोच इसके लिए क्या एम्पलीट्यूड इक्वेशन आएगा, अगर यहां से साउंड सोर्स निकल रहा है या लाइट सोर्स निकल रहा है तो आप इक्वेशन लिखोगे s इक्वल्स टू s0 बाई रूट एक्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। देखो ढंग से, अगर लाइन सोर्स है इनफाइनाइट तो एम्पलीट्यूड इज s0 बाई रूट एक्स, एंड अगर पॉइंट सोर्स है तो एम्पलीट्यूड इज s0 बाई एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काम की चीजें हैं, सवाल आते हैं यहां से, ठीक है। अब आते हैं आगे अपन, अब अगर बात करो आप इंटरफेरेंस की, साउंड वेव्स के इंटरफेरेंस की बात करो तो अगर दो वेव्स हैं, समझना इस बात को आप, अगर दो वेव्स हैं, मान लो एक S1 सोर्स यहाँ, S2 सोर्स यहाँ है, दोनों से अलग अलग वेव्स आ रही हैं, मार्कर सेलेक्ट कर लूँ मैं, हाँ दोनों से वेव्स आ रही हैं ये और ये, हम पूरे डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे अपन, मुझे पता है कि दो SHM को जोड़ने पे तीसरा भी एक SHM ही आता है, और उस SHM की रिजल्टेंट जो निकालते हैं अपन, वो रिजल्टेंट ये होता है कुछ, एम्पलीट्यूड इज रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, जिसको हम फेजर से भी सॉल्व करते हैं वेक्टर ट्रीट करके, जिसको हम फेजर से भी सॉल्व करते हैं वेक्टर ट्रीट करके, तो हमने स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया a नेट स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो मैं a स्क्वायर की जगह i लिख सकता हूँ, तो इंटेंसिटी का रिलेशन आ गया ये, देख ढंग से, आई नेट इक्वल्स टू रूट i1 प्लस रूट i2 प्लस 2 रूट i1 i2 कॉस फाइव, ये चीज़ें आई। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अगर यहाँ पे i1 और i2 सेम हो जाए, इफ i1 इक्वल्स टू i2 तो इंटेंसिटी आता है नेट बराबर i0 मान लो, ये आएगा बेटा 4i0 कॉस स्क्वायर डेल फाइव बाई 2, ये आती है इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वेव ऑप्टिक्स के लिए। खैर ये इंटेंसिटी की बात हो गई। अब अगर आप मैक्सिमा मिनिमा चेक करो, आप चाह रहे हो कि यहाँ से एक स्पीकर बजे,
यहाँ से एक स्पीकर बजे, दोनों आए यहाँ पे और मुझे कुछ मैक्सिमा या मिनिमा सुनाई दे, ठीक। इट डिपेंड्स ऑन द फाई, बट फिलहाल के लिए सोच कि यहाँ पे लेट सपोज किसी एक पॉइंट पे जो मिल रहे थे वेव्स, जहाँ पे मान लो एक स्पीकर इधर है एक स्पीकर इधर है और दोनों से आवाज़ें यहाँ पे आ रही है मेरे पास, तो यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा, ये डिटरमाइन होता है किससे, समझो आप कि ये मैक्सिमा कब होगा, जब कॉस की वैल्यू +1 हो जाए, और ये मिनिमम कब होगा, जब कॉस की वैल्यू -1 हो जाए। उस चीज़ को अगर मैं यूज करूँ, समझना आप, इसको अगर मैं यूज करूँ कॉस की वैल्यू +1, तो अपना आ जाता है 2n पाई कॉस फाई की वैल्यू, और वहाँ से डेल्टा एक्स सॉल्व करोगे तो डेल्टा एक्स इज n लेमडा, मतलब जहाँ जहाँ पे मैक्सिमा बनना है वहाँ वहाँ डेल्टा एक्स होना चाहिए n लेमडा, और जहाँ जहाँ मिनिमा होना चाहिए, सुनना, वहाँ पे हमारा क्या आएगा डेल्टा एक्स, सोच के देखो, हमारा डेल्टा फाई इतना आ गया, तो हमारा मिनिमा के लिए आएगा डेल्टा एक्स इज ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, दैट इज 2n + 1 इंटू लेमडा बाई 2। दिस इज डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस फॉर मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड पार्ट डिफरेंस फॉर मैक्सिमा इज n लेमडा। जहाँ पर भी पार्ट डिफरेंस है n लेमडा वहाँ मैक्सिमा बनेगा, जहाँ भी पार्ट डिफरेंस है 2n + 1 इंटू लेमडा बाई 2 वहाँ क्या बनेगा, मिनिमा। समझो इस चीज़ को आप, ये चीज़ हो गई। अब अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कॉस फाई की वैल्यू -1, अगर -1 हो गया, सोच के देख, तो -1 हुआ अगर, तो अपन पीछे चले मेन इक्वेशन पे, यहाँ कॉस की वैल्यू -1 डालोगे तो i1 + i2 -2 √i1 i2, तो √i1 - √i2 का होल स्क्वायर हो जाता है वो, समझो आप। तो वहाँ से हमने निकाला ये चीज़, और मिनिमम इज a1 - a2, SHM में ही पढ़ते हैं अपन ये, और मैक्सिमा के लिए ये, हाँ ये चीज़ काम आती है, रेशियो ऑफ आई मैक्स टू आई मिनिमम। आई मैक्सिमम इज √i1 + √i2 का होल स्क्वायर, एंड आई मिनिमम इज √i1 - √i2 का होल स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, समझना आप। एक तो अपना मैक्सिमा मिनिमा वाला, और ये कभी कभी डायरेक्टली सवाल आते हैं इंटेंसिटी पे, क्लियर। इंटरफेरेंस की बात, इंटरफेरेंस की ज़्यादा चीज़ें चर्चा आप करते हो वेव ऑप्टिक्स के अंदर, साउंड में उतना चर्चा नहीं करते हैं अपन। खैर, अब आइए आप स्टैंडिंग वेव्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे ढंग से देखो तो आप, स्टैंडिंग वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रिंग वेव हो या साउंड वेव हो। स्टैंडिंग वेव्स की अगर बात करें अपन, तो पूरा डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, बट एक चीज़ समझो आप, बस इतना समझो कि मान लो एक वेव ये है और एक वेव ये है, और दोनों मिलने के बाद इक्वेशन ये आया। अगर ढंग से देखो आप, तो एक चीज़ ये है 2p0 cos kx, और एक है sin ω t। ये कैसे आया, sin c + sin d, sin c + sin d करोगे तो ये क्या आएगा, sin 2ωt/2 और sin cos 2kx/2, ये आएगा। जहाँ एम्पलीट्यूड था वो एम्पलीट्यूड की जगह पे क्या आ गया बताओ, दिस इज 2p0 cos kx समथिंग a' sin ω t, ये आ गया कुछ एम्पलीट्यूड। क्लियर है मामला। अब इसको अगर चेक करना है, स्टैंडिंग वेव्स का क्या मतलब है समझो आप। स्टैंडिंग वेव्स का मतलब है कि एक वेव ये थी और एक वेव ये थी, हमें दोनों को समझना आप, दो वेव्स हैं, एक वेव ये है और एक वेव ये है। जब दोनों आगे कंबाइन हुआ, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, जब दोनों कंबाइन हुआ एक जगह पे तो कुछ हुआ, वहाँ इंटरफेरेंस होगा। जैसे इंटरफेरेंस हुआ तो ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन को ढंग से देखो तो दिस इज व्हाट, समथिंग इनटू sin ω t, और ये जो समथिंग है ना, ये x के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड x का चेंज हो रहा है। मतलब क्या है समझो, मतलब ये कि यहाँ वाला पार्टिकल कुछ और एम्पलीट्यूड से SHM कर रहा होगा। अब साउंड है तो मैं ऐसे बताऊँ, यहाँ वाला पार्टिकल कुछ SHM से बात कर रहा होगा, SHM कर रहा होगा, यहाँ वाला पार्टिकल कुछ और एम्पलीट्यूड से SHM कर रहा होगा, यहाँ वाला पार्टिकल और कुछ ज़्यादा एम्पलीट्यूड से SHM कर रहा होगा। मतलब हर अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक। और उसके जब अपन पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, अगर आप एम्पलीट्यूड की बात करोगे तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है अपना पास 2p0 cos kx। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी सोच के देखो आप, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसकी मैक्सिमम तब आएगी जब कॉस मैक्सिमम होगा, है ना। और एम्पलीट्यूड जब भी बात करते हैं अपन तो प्लस भी लेते हैं और माइनस भी लेते हैं। तो अगर ये मैक्सिमम होना है, समझना इस बात को, अगर इसको मैक्सिमम होना है तो ये +1 भी जा सकता है और -1 जा सकता है, एम्पलीट्यूड है।
और मिनिमम कितना हो सकता है, 0 एम्पलीट्यूड, चले ही नहीं। जब इसको सॉल्व करते हैं अपन तो कुछ एक ऐसे पॉइंट्स आते हैं, जो समझो आप जहाँ की एम्पलीट्यूड बिल्कुल मैक्सिमम हो रही होती है, और कुछ एक ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ की एम्पलीट्यूड बिल्कुल ही 0 हो रही होती है। मतलब ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ एम्पलीट्यूड बिल्कुल 0 है, इसको हम बोलते हैं नोड। मतलब ये सिस्टम कर ही नहीं रहा है। और एक ऐसे पार्टिकल्स आते हैं जहाँ पे पागल हो चुका है पार्टिकल, 2p0 से सिस्टम कर रहा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी नोड। ठीक, ये आप बेसिकली बहुत डिटेल में पढ़ते हो स्ट्रिंग वेव के अंदर। हमें इस नोड और एंटी नोड के फंडे को यूज करना है, समझना आप। कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर पार्टिकल्स बिल्कुल ही SHM नहीं कर रहे होते हैं, दैट आर नोड। और कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड से SHM कर रहे होते हैं, दैट इज एंटी नोड। कैसे आया सोच, मैं उस एम्पलीट्यूड को 0 करूँ, 0 करूँगा तो क्या होगा, 2p एम्पलीट्यूड क्या था हमारे पास, 2p0 cos kx, तो cos kx 0 हो गया, cos kx 0 मतलब kx की वैल्यू ये हो गई, तो वहाँ से हम n की वैल्यू ले आएंगे। क्लियर। उसके बाद हमें चाहिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो हमने p0 की वैल्यू कर दी +-2p0। क्यों, हमने प्लस भी हो सकता है एम्पलीट्यूड और माइनस भी हो सकता है एम्पलीट्यूड। वहाँ पे अगर देखो cos kx की वैल्यू तो +1 -1, वहाँ से हमने kx की वैल्यू निकाल ली और n की वैल्यूज वहाँ पे डाल के अपन चेक कर लिया कि x की वैल्यूज कहाँ कहाँ आएंगी और कहाँ कहाँ नहीं आएंगी। हम यहाँ से x की वैल्यूज आराम से चेक कर सकते हैं। k की वैल्यू आप डालोगे 2π/λ, यहाँ पे लॉजिकली देखो तो k की वैल्यू डाल दो 2π/λ इंटू x बराबर 2n+1 इंटू π/2 इंटू π/2। लॉजिकली देख तो पाई से पाई चला जाएगा, तो x की वैल्यू आई बेटा 2n+1 इंटू λ/4। पहली वैल्यू क्या होगी, पहली वैल्यू होगी λ/4, दूसरी वैल्यू क्या होगी 3λ/4, फिर 5λ/4। ये वो पॉइंट्स है रस्सी पर जहाँ पे क्या बन रहा है, नोड, मतलब जहाँ पार्टिकल्स बिल्कुल ही ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं। और जहाँ एंटी नोड है वहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। क्लियर। अब समझो इसको यूज कैसे करते हैं साउंड वेव के अंदर। साउंड वेव के अंदर यूज कैसे करते हैं जरा देखना। साउंड वेव में हमारे पास 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो ओपन ऑर्गन पाइप, दूसरा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब ऑर्गन पाइप का क्या फंडा है समझो, यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं समझना आप। ऑर्गन पाइप का क्या फंडा है देखें आप, ये तो हो गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, पहले इसी को समझ लो आप। ये एंड बंद है, ये एंड ओपन है। अब जरा सोच के देखो, जैसे पेन का ढक्कन होता है ना, उसको बजाते हो आप, वही चीज़ है। यहाँ वाले जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं, उसको आराम से मूव करेंगे। बट यहाँ वाले पार्टिकल के बारे में सोच के देख, ये कहाँ जाएगा, पीछे कहीं नहीं जा सकता। मतलब यहाँ वाला पार्टिकल तो बिल्कुल ही ऑसिलेट नहीं कर रहा है, और यहाँ वाला पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का देखोगे तो यहाँ क्या बनाएगा, एंटी नोड, और यहाँ क्या बनाएगा, नोड। अब याद कर इक्वेशंस, प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में कितने का अंतर था, π/2 का फेज डिफरेंस। जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहाँ प्रेशर मिनिमम। सोच, यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो प्रेशर मिनिमम। प्रेशर का 0 मतलब नोड, मतलब यहाँ बनेगा प्रेशर का नोड और यहाँ बनेगा प्रेशर का एंटी नोड। वही चीज़ें लिखी हुई है ढंग से देखो आप। एट ओपन एंड देर इज प्रेशर नोड, यहाँ पे प्रेशर का नोड, एंड डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। दूसरी चीज, एट क्लोज एंड देर इज प्रेशर एंटी नोड, मैक्सिमम प्रेशर, एंड डिस्प्लेसमेंट नोड, यहाँ का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है ऑर्गन पाइप में। पूरे ऑर्गन पाइप में एक इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ ओपन एंड है वहाँ प्रेशर नोड और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, दोनों से सेम ही आंसर आएंगे चाहे 2 डायग्राम बनाओ। दूसरा, एट क्लोज्ड एंड देयर इज प्रेशर एंटी नोड एंड डिस्प्लेसमेंट नोड। उसको यूज कैसे करते हैं अपन ऑर्गन पाइप में, ढंग से देखना आप। ऑर्गन पाइप में कैसे यूज करेंगे देखो बेटा आप। लेट सपोज पहले हम बात करते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप में सबसे छोटा साउंड वेव क्या क्रिएट हो सकता है। देखो, हमें अगर लॉजिकली सोचो कि हमें अगर डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करनी है तो यहाँ वाला पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा और यहाँ वाला बिल्कुल ही नहीं हो रहा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करो अगर, तो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड, लॉजिकली समझना आप, एंटी नोड एंड नोड। अगर आप ढंग से देखो तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, L। ठीक,
जो सबसे छोटी वेव है ना, समझ में ना, छोटी वेव एल, एल इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, लेमडा बाई 4। ढंग से देखो, दिस इज लेमडा बाई 4, तो एल इक्वल टू लेमडा बाई 4 है, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आई 4l। और हमें पता है वी इक्वल टू क्या होता है एफ लेमडा, तो एफ इक्वल टू क्या आएगा वी बाई लेमडा। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, एफ इक्वल टू वी बाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी आई 4l, तो आएगा वी बाई 4l। सबसे छोटा वेव दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाई 4l। सोच इससे जस्ट आगे वाला, जस्ट आगे वाला क्या बन सकता है, जस्ट आगे वाला की बात करोगे तो जस्ट आगे वाले में यहाँ पे क्या बनाना है अपने को, एंटी नोड, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट का नोड, तो बीच में एक और नोड आ जाएगा। एक बार ये वेव बन गई। अब लॉजिकली सोच इसकी लंबाई कितनी है l, और l की वैल्यू कितनी है बोल, लेमडा बाई 4 एंड 2 लेमडा बाई 4, दैट इज 3 लेमडा बाई 4। तो बेसिकली मैं लिखूंगा l इक्वल्स टू 3 लेमडा बाई 4, तो लेमडा चेंज हो गया। अब लेमडा इक्वल्स टू व्हाट 4l बाई 3। अब मैं डालूंगा अगर वैल्यूज, तो ये क्या आता है बताओ, यहाँ पे f की वैल्यू निकालोगे, f की वैल्यू लिखोगे v बाई 4l बाई 3, दैट इज 3 इंटू वी बाई 4l। ढंग से देखो, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको बोला जाता है थर्ड हार्मोनिक। इसलिए इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक कि फंडामेंटल का कितना ज़्यादा टाइम्स है, या फर्स्ट ओवरटोन, नाम इंपॉर्टेंट है, ढंग समझना। थर्ड हार्मोनिक्स की फंडामेंटल का कितना ज़्यादा टाइम्स फ्रीक्वेंसी है, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ एफ नॉट। सो जिसके आगे क्या बनेगा, लॉजिकली अगर अपन सोचें तो इसके आगे का क्या बनेगा, इधर देखो आप, इसके आगे का देखो तो क्या बन सकता है, इसके आगे देख एक और लूप बढ़ा दिया हमने जस्ट इसके आगे। अब कितना हो गया लेंथ बताओ, लेमडा बाई 4, अगर आप ढंग से देखो तो दिस इज लेमडा बाई 4, 2 लेमडा बाई 4, 2 लेमडा बाई 4, दिस इज 5 लेमडा बाई 4, तो आ गया लेंथ की वैल्यू 5 लेमडा बाई 4। यहाँ से अगर आप देखोगे लेमडा डबल डैश, दिस इज 4l बाई 5, तो हमारा अगला फ्रीक्वेंसी क्या आगे बताओ, 5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। 5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मतलब फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, इंपॉर्टेंट है ये, फिफ्थ हार्मोनिक। अब समझना इस बात को आप, अगर इसका आप जनरल टर्म देखो तो पहला टर्म आया क्या था, पहला टर्म आया था आप देखो तो एफ नॉट आया था आपका v बाई 4l। दूसरा टर्म क्या आया था, दूसरा टर्म आया था अपने पास, लॉजिकली समझो तो दूसरा टर्म आया था 3 इंटू एफ नॉट। तीसरा टर्म क्या आया था 5 इंटू एफ नॉट। देखो ऑड मल्टीपल्स है वहाँ पे, ऑड मल्टीपल्स है वहाँ पे, समझो इस बात को। 4l में लॉजिकली हमारा जो जनरल टर्म है वो ये आ जाता है, और n की वैल्यू अगर आप 1 डालोगे या 1 डालोगे तो क्या आएगा बस v बाई 4l, n की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या आएगा बोलो 3v बाई 4l, n की वैल्यू 3 डालोगे तो 5v बाई 4l। अब मैं आराम से चेक कर सकते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट देखो अब, अगर आप बात करें अपन तो ये हो रही थी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात, है ना, ये बात चल रही थी अपनी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब अपन बात करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप की अगर बात करो बेटा तो समझो इस बात को पहले। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब जो फ्लूट होता है हमारा बांसुरी, उसकी बात कर रहे हैं अपन, दोनों तरफ से ओपन होता है। अगर आप मैं ओपन एंड की बात करूँ तो दोनों साइड हमारा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड और प्रेशर का नोड। क्यों, क्योंकि प्रेशर का नोड इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो प्रेशर मिनिमम। ऐसे भी सोच के देखो आप कि अगर ये ट्यूब खुला हुआ है ना तो ये ओपन है एटमॉस्फेयर से, तो यहाँ का प्रेशर चेंज नहीं हो पाएगा, ये हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। और जब प्रेशर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं हम तो डेल्टा पी नॉट पढ़ते हैं, चेंज इन प्रेशर पढ़ते हैं, हम प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर रहे होते हैं। समझो इस चीज़ को आप, अगर मैं सबसे बेसिक वेव बनाऊँ तो मुझे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड यहाँ भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड यहाँ भी चाहिए। इसका मतलब सबसे छोटी वेव यही बन सकती है। अगर लॉजिकली देखो तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4, दैट इज लेमडा बाई 2, तो लेमडा की वैल्यू आगे बेटा 2l। तो हमारा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आया v बाई 2l, जो सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी है वो ये आया। अगर मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलूँ कि इससे जस्ट अगला क्या पॉसिबल है, अगर इससे जस्ट अगले की बात करें अपन तो अगला क्या पॉसिबल होगा। देखो अगले की बात करें अपन तो अगले में ढंग से देखो तो जस्ट इसके अगला देखो, यहाँ एंटी नोड, यहाँ भी एंटी नोड, बीच में एक लूप बढ़ गया। अब इसकी लंबाई सोच, ये एल है, लेमडा बाई 4 लेमडा बाई 4 लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2, दैट इज एल लेमडा। तो एल की वैल्यू हो गई लेमडा, क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई v बाई एल,
और वी बाई एल को लिख सकते हैं 2v/2l। इससे अच्छा क्या लगेगा देखने में, देख इसको लिख सकते हो 2 इंटू v/2l, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल था। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे सेकेंड हार्मोनिक पॉसिबल है। इसी को ठीक आगे अगर अपन बढ़ाएंगे तो एक और लूप ला सकते हैं अपन, इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो टाइम पास एकदम। सोच एक और लूप लाए तो एल की वैल्यू क्या लिखोगे आप, λ/4 λ/4 λ/2 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 3 λ/2। इट मीन्स एल इक्वल्स टू 3 λ/2, वहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। दिस इज 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो अगर जनरल बात करूँ मैं, इन जनरल, तो हमारे पास आता है n इंटू v/2l, मतलब हमें सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ मिल जाती है। याद कर क्लोज्ड वाले में सारी नहीं मिलती थी, हमें ऑड मल्टीपल मिल रहा था बस, यहाँ 1 2 3 4 सब मिलता है। तो बढ़िया कौन सा साउंड देगा, बांसुरी, उसमें सारी फ्रीक्वेंसी है, पेन के ढक्कन बजाओ सारे साउंड थोड़ी आ पाएंगे, सारे साउंड नहीं आ पाते। तो ये हमारा हो गया बढ़िया सा जनरल इक्वेशन। अगर ये n टाइम्स है तो nth हार्मोनिक, ठीक, और n-1th ओवरटोन, n-1th ओवरटोन। क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या होता है समझो आप, हमारा जो ऑर्गन पाइप है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है समझना। हम क्या मानते हैं, जैसे मान लो ओपन इंड है, ये ओपन इंड है, जो सोचो ये वाला ओपन इंड है। अब जस्ट ओपन इंड के ये वाले पार्टिकल के बारे में सोच के देखो एक बार, जस्ट ये वाला पार्टिकल अंदर S0 जाएगा एम्पलीट्यूड, तो क्या ये बाहर भी जाएगा, सोच के देख। जस्ट बाउंड्री पे जो पार्टिकल है, जस्ट यहाँ वाला पार्टिकल, इसको देखो ढंग से आप, जस्ट ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये अंदर जाएगा तो बाहर भी जाएगा। अगर बाहर गया तो बाहर का प्रेशर चेंज करेगा। तो सोच के देखो कि जो वेव हम लोग सिर्फ ट्यूब टू ट्यूब, मतलब एंड टू एंड बना रहे थे, वो गड़बड़ ले रहे थे हम, क्योंकि कुछ थोड़ा बाहर भी जाता है वेव, वो जो बाउंड्री वाला पार्टिकल थोड़ा बाहर निकलता है। तो असल में ये चीज़ें हो रही थी होती है कि पाइप से थोड़ा बाहर भी निकल रहा होता वेव। तो जो हम लेंथ ले रहे होते वो गलत ले रहे होते हैं। असल में लेंथ होना चाहिए ये वाला वैल्यू प्लस ये छोटा सा वैल्यू प्लस ये एल। तो बेसिकली हमारा जो λ/2 था, अगर ये लेंथ एल है, समझो इस बात को, अगर ये लेंथ एल है तो हमारा इसमें λ/2 क्या होना है, λ/2 होना है एल प्लस इधर वाला एरर प्लस इधर वाला एरर। तो इधर वाला एरर क्या लिखोगे, ई प्लस उधर वाला एरर प्लस ई, दैट इज एल प्लस 2e। और ई की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आती है 0.6r, ई इक्वल्स टू 0.6r, ये एक्सपेरिमेंटली आती है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है रेजोनेंस कॉलम, जो हम पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। ई इक्वल्स टू 0.6r ये आती है। तो जो इक्वेशन हम ले रहे थे एल में, वो एल के जगह पे क्या आना है, अगर ओपन एंड दोनों तरफ है तो एरर दोनों तरफ, और वो कितना एरर है 0.6r, 0.6r उधर भी, 0.6r इधर भी, एंड r इज द रेडियस ऑफ ट्यूब, है ना, या वो कॉलम, एयर कॉलम, उसका r रेडियस है। तो सोच जो हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप था, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी v/4l, वहाँ आएगा v/4 इंटू एल प्लस 0.6r। यहाँ पे एक ही 0.6r क्यों हुआ, क्योंकि क्लोज्ड वाले में एक ही एंड ओपन था, तो हमारा एरर एक ही साइड से आएगा। बट जो ओपन वाला है, ओपन वाले में दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो एरर दोनों तरफ आएगा। तो एल के जगह पे क्या लिखेंगे, एल प्लस क्या 0.6r प्लस 0.6r, दैट इज का 1.2r। तो हमारा असल में तो ये होना है। ठीक, लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है सबको, ढंग से देखें आप। एंड करेक्शन क्या चाहिए, देखो आप, वेव जो हम ट्यूब के एंड से एंड मान रहे थे, असल में ऐसा है नहीं। जो ओपन एंड का सरफेस का पार्टिकल है वो थोड़ा बाहर निकलता है, और बाहर निकला तो बाहर प्रेशर भी चेंज करेगा, डेंसिटी भी चेंज करेगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो ही रहा है। इसका मतलब वेव हमको मनाना है बाहर तक। अरे ओपन एंड अगर दोनों तरफ है तो एरर दोनों तरफ, ओपन एंड अगर एक तरफ है तो एरर सिर्फ एक तरफ, और उससे इक्वेशंस ये बन के आती हैं। अब अगर देखोगे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, रेजोनेंस ट्यूब। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ मेंस एंड एडवांस। ठीक, वैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए, बट वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करते करते, है ना, अपन ने एक चीज़ और कैलकुलेट कर लिया है इसमें, दैट इज एंड करेक्शन की वैल्यू 0.6r। समझो कैसे आता है वो। दिस इज रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। पहले तो हम सेटअप को समझते हैं क्या है।
बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपन इसको। सेटअप समझो क्या चीज़ है। सेटअप ये है कि एक ये ट्यूब है जिसके अंदर फ्लूइड भरा है, वाटर हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकता है, और इसमें एक स्केल लगा हुआ है। स्केल से आप ये मेजर कर सकते हो कि कितने दूर में खाली है और कितने दूर में ये लिक्विड भरा है। इस लिक्विड का लेवल हम कंट्रोल करते हैं यहाँ दूसरे ट्यूब से। अपने को पता है प्रेशर वाला लफड़ा फ्लूइड में क्या होता है, सेम हाइट पर सेम प्रेशर, तो इसको अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो ये वाला लेवल ऊपर नीचे चेंज होगा। ठीक, उसको हमने इसलिए रखा है। अब एक चीज़ लॉजिकली सोचो आप, अगर इसके अंदर जितना भी स्पेस खाली है उससे हम मेजर कर सकते हैं स्केल के ऊपर। अब हम करते क्या हैं, एक ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको पता है, उसको हमने बजाया और इसके पास डाला, तो इसके अंदर बन जाता है स्टैंडिंग वेव। अब ये लिक्विड का काम क्या है, लिक्विड का काम है यहाँ पे बेसिकली एक क्लोज्ड एंड बना देना। क्लोज एंड से क्या होगा बताओ, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन जाएगा, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज्ड। अगर ऐसा हुआ, सोच के देख, तो सबसे छोटी वेव क्या पॉसिबल है इसमें, सबसे छोटी वेव क्या ये पॉसिबल है? देखो ढंग से, हम क्या करते हैं, हम ट्यूनिंग फॉर्क को बजाया, उसके बाद हम उसमें चेक करते हैं रेजोनेंस कब अकर हो रहा है, मतलब मैक्सिमा कब सुनाई दे रहा है हमको। हमने पहली वैल्यू कैलकुलेट करी इसके लिए क्या लिखेंगे हम, L1 बराबर इसकी वैल्यू तो λ/4 प्लस एक तरफ एंड करेक्शन E, हम लिखेंगे L1 इक्वल्स टू E प्लस λ/4। फिर हमने वाटर का लेवल थोड़ा चेंज करना चाहा इधर से, और दूसरी बार हमको रेजोनेंस सुनाई दिया इस L2 लेंथ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तब तक मैं एक और लूप बन चुका था। सोच के देख, वहाँ पे L2 क्या लिखोगे, E प्लस 3 λ/4। अब L1 को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसमें एरर है E। L2 को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ भी एरर है E। बट हम एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे ही हम L2 माइनस L1 निकालेंगे ना, तो एरर कट जाएगा, E और E कैंसिल आउट हो जाएंगे, और L2 माइनस L1 की वैल्यू कितनी आ गई, λ/2, और लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 इंटू L2 माइनस L1। जैसे ही लैम्डा आया, हम वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ हमको फ्रीक्वेंसी पता था ट्यूनिंग फॉर्क का, और लैम्डा आ चुका है हमारे पास, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गया। एक तो पार्ट खत्म हो गया हमारा। दूसरा पार्ट था एंड करेक्शन कैलकुलेट करना। अगर एंड करेक्शन की बात करोगे आप, ढंग से देखना, एंड करेक्शन की बात करोगे, पहले वाले इक्वेशन को जरा ढंग से देखो। पहले वाले इक्वेशन में क्या है, L1 इक्वल्स टू, देखना ढंग से आप, L1 बराबर E प्लस λ/4, और हम लैम्डा निकाल चुके हैं। ये वैल्यू यहाँ उठा के पटको, हम लैम्डा निकाल चुके हैं। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पटकोगे तो क्या E की वैल्यू L1 और L2 के टर्म्स में आ जाएगा। जनरल मैथमेटिक्स है, जो E की वैल्यू आती है 3L1 माइनस L2/2, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हर साल आता है, मतलब कहीं ना कहीं घूम फिर के आता है ये सब। साउंड वेव चैप्टर तो हर साल कहीं ना कहीं आएगा, और रेजोनेंस कॉलम एडवांस का फेवरेट टॉपिक होता है। ढंग से देखिए आप, 3L1 माइनस L2/2, कुछ नहीं करना है, इस लैम्डा को यहाँ उठा के पटकना है, तो E की वैल्यू आएगी। और जब इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया वैल्यूज डाल के, तो इसकी वैल्यू आती है 0.6 R। R इज द रेडियस ऑफ ट्यूब। एक्सपेरिमेंट समझिए ढंग से क्या चीज़ है, एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट होकर आता है 0.6 R। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं सुने आप, कि पहला रेजोनेंस सुनाई दिया इतने लेंथ पे, दूसरा रेजोनेंस सुनाई दिया इतने लेंथ पे, आपको L1 पता है, L2 पता है, आप L1 L2 की वैल्यूज डालेंगे, सारा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल है, हम सवाल लेंगे भी, कैलकुलेट भी करेंगे। क्लियर, ढंग से देख लो आप। अगर आप आगे बढ़ो, देखो इधर, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस कॉलम के बाद, दैट इज बीट्स। बीट्स क्या चीज़ है पहले समझो आप, है ना, पूरा डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं अपन, बट बीट्स को समझें आप क्या है। बीट्स का मतलब है, समझो क्या, कि एक सोर्स यहाँ है, एक सोर्स इधर है, दोनों साउंड का सोर्स है, और दोनों के कारण साउंड वेव्स यहाँ पे आ रही हैं और रेजोनेंस हो रहा है। ठीक, या उसके कारण मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है, समझना इस चीज़ को आप। एक सोर्स यहाँ, एक सोर्स यहाँ, दोनों के कारण यहाँ पे चल रहा है इंटरफेरेंस, और इसके कारण यहाँ पे मैक्सिमा भी सुनाई देगा या मिनिमा भी सुनाई देगा। बट होता क्या है, जब इनकोहेरेंट सोर्सेज हों, तो इनकोहेरेंट सोर्सेज में फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज टाइम के साथ चेंज होता है।
तो आप एक ही जगह पे खड़े होते हो और यहाँ एक्स आप चेंज नहीं कर रहे हो, खड़े हो गए आप यहाँ, यहीं पे आपको अलग अलग टाइप के साउंड सुनाई देंगे। मतलब यहीं पे एक बार मैक्सिमा, यहीं पे एक बार मिनिमा। क्यों? क्योंकि डेल्टा फाई चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और डेल्टा फाई अगर टाइम के साथ चेंज हो जाए तो एक ही जगह पे बैठे बैठे आपको मैक्सिमा मिनिमा दोनों सुनाई देगा। बीट कैसे डिफाइन करा गया? 1 सेकेंड के अंदर आपको कितनी बार मैक्सिमा सुनाई देता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। बीट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमाज formed per second at any particular location, that is called beat। और बीट फ्रीक्वेंसी जो डिराइव करके लाते हैं अपन, दैट इज f1 माइनस f2। इक्वेशन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ज और दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 504 हर्ज, व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? बीट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ दिस टू, दैट इज 4 हर्ज। सिंपल सा लॉजिक है, फॉर्मूला बहुत आसान। बीट फ्रीक्वेंसी इज f1 माइनस f2। लॉजिक कॉन्सेप्ट क्या समझना है आपको? कॉन्सेप्ट ये समझना है कि इट इज़ द नंबर ऑफ मैक्सिमाज फॉर्मिंग पर सेकेंड एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन। क्लियर? अब अगर देखो नेक्स्ट चीज़, आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉपलर इफेक्ट। फॉर्मूला अपन यूज करना सीखते हैं कैसे होता है। डॉपलर इफेक्ट का क्या मतलब है समझो आप। डॉपलर इफेक्ट का मतलब है कि सोर्स और ऑब्जर्वर, सुनने वाला, अगर दोनों मोशन में हो, रिलेटिव मोशन में, तो जो सोर्स से फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही होती है, ऑब्जर्वर को कुछ और ही सुनाई दे रहा होता है, अलग फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई दे रही होती है। मतलब द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। सोच, इसकी वैल्यू आती है एफ अपरेंट, मतलब जो सुनाई देगा, दैट इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू वी प्लस माइनस वी ओ बाई वी प्लस माइनस वी एस। टर्म समझ लें आप, this f apparent is apparent frequency, f naught is original frequency emitted by the source, vo is the velocity of observer, vs is the velocity of source and v is the velocity of sound। बस इसको यूज करने आना चाहिए कि कहाँ प्लस और कहाँ माइनस। जरा इसको अच्छे से डिटेल में चेक करते हैं अपन। आप समझो कि याद कैसे करें फॉर्मूले को अपन। याद करने के याद करो कि डॉपलर्स के अंदर पहले ओ आता है फिर बाद में एस आता है, इसलिए ऊपर ऑब्जर्वर नीचे सोर्स। अब रहा सवाल प्लस और माइनस। प्लस और माइनस कैसे डिसाइड करना है समझो आप तो ऐसे समझो कि ये एक सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, सोर्स इधर जा रहा है, समझो आप, सोर्स जा रहा है इधर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। अब अगर सोर्स पास जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, साउंड ज़्यादा सुनाई देगा उसको अगर पास जाएगा तो। अब सोचो अगर मैं लिखता हूँ एफ अपरेंट, एफ अपरेंट लिखता हूँ मैं एफ नॉट इंटू वी ओ बाई वी एस। अब यूज करने आना चाहिए बस। ऑब्जर्वर तो जीरो हो गया तो ऊपर तो प्लस माइनस लगाना ही नहीं है, नीचे। अब सोच अगर सोर्स पास जा रहा है तो अपने को बढ़ाना है इस वैल्यू को, मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि पास जा रहा है। ये ज़्यादा कब होगा? जब डिनोमिनेटर घटेगा, और डिनोमिनेटर घटेगा कब? जब नीचे माइनस आएगा। आपको लॉजिक ऐसे लगाना है। सोच, सोर्स अगर दूर जाता तो यहाँ प्लस हो जाता, सोर्स अगर दूर जाता तो प्लस हो जाता। अगर मैं ऐसा सिचुएशन दूं कि दिस इज सोर्स एंड दिस इज ऑब्जर्वर, और सोर्स अगर इधर जा रहा है तो आप एफ अपरेंट लिखते एफ नॉट इंटू वी बाई वी प्लस वी एस। सिंपल सा लॉजिक, ठीक। अगर मान लो दोनों भागे, अगर आपसे मान लो कि पूछा जाए कि दोनों भागे, अगर दोनों भागने लग जाए तो अपन कैसे यूज करें डॉपलर्स को? लेट सपोज फॉर एग्जांपल ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स इधर भाग रहा है, ये ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है। अब मुझे एफ अपरेंट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? एफ नॉट इंटू वी ओ बाई वी एस प्लस माइनस हम एडजस्ट करेंगे। अब कैसे देखो, सबसे पहले ऑब्जर्वर को देखो। ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, ज़्यादा सुनाई देगा। ज़्यादा कब सुनाई देगा? जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ऊपर प्लस दोगे तो पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी। क्लियर? उसके बाद सोर्स पास जा रहा है, सोर्स पास जा रहा है मतलब ज़्यादा सुनाई देगा। ज़्यादा सुनाई देगा मतलब डिनोमिनेटर घटेगा। डिनोमिनेटर कब घटेगा? जब यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस। तो प्लस माइनस आपको ऐसे डिसाइड करना है। क्लियर है? ढंग से देखिए आप। डॉपलर्स इफेक्ट सवाल आता है, फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए बस। यूज कैसे करना है ढंग से देखो, फिर हम PYQs देखते हैं, है ना। अब अगर लॉजिकली सोचो कि मान लो कभी कभी ऐसा हो सकता है, आप समझिए कि ऐसा हो सकता है कि
ज़रूरी नहीं है सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक ही लाइन पे हो सकता है कि दोनों अलग अलग लाइंस पे हो। तो सोचना कैसे समझो आप, सोचना हमें ये कि साउंड ऐसे जाके ऐसे नहीं आने वाला, साउंड तो सीधे ही जाएगा। साउंड अगर सीधे जाएगा तो हम सारी वेलोसिटीज का कंपोनेंट उस लाइन के अलॉन्ग लेंगे जो लाइन सोर्स और ऑब्जर्वर को जोड़ रहा हो, हम उसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे चीज़ों को। अगर आप ढंग से देखो तो इस V1 का इधर वाला कंपोनेंट इज V1 cos θ1 और इस V2 का इधर वाला कंपोनेंट ये है कितना एंगल बोलो, ढंग से देखो, दिस इज 90 माइनस θ1, तो ये हो जाएगा बेटा V2 है तो V2 का इधर वाला कंपोनेंट V2 साइन θ1, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज आ गई। ठीक, अब अगर लॉजिकली देखो तो इस लाइन के अलॉन्ग हमें दो वैल्यूज आ गई। क्लियर है मामला? अब हमें इस लाइन के अलॉन्ग डॉपलर्स लगाना है। अब ये उसके पास जा रहा है, ये मान लो सोर्स है। ठीक, ये अगर सोर्स है, या देख लेते हैं अपन इसके हिसाब से सोर्स क्या है। लॉजिकली देखो तो ऑब्जर्वर है हमारा ये और सोर्स हमारा ये। अब लॉजिकली देख तो ये ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है V2 साइन θ1 से या V2 cos θ2 से। θ2 की वैल्यू 90 माइनस θ1 है, तो V2 cos θ2 से या V2 साइन θ1 से पास आ रहा है, पास आ रहा है तो ऊपर प्लस, देखो प्लस। उसके बाद सोर्स पास जा रहा है, सोर्स पास जा रहा है तो न्यूमरेटर घटना चाहिए, घटेगा मतलब माइनस। क्लियर है मामला? हमेशा प्लस और माइनस ऐसे सोचो कि सोर्स पास जा रहा है या दूर जा रहा है, वहाँ से बढ़िया अंडरस्टूड होगा कि बढ़ना चाहिए घटना चाहिए। अगर बढ़ना चाहिए तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर घटना चाहिए तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। बस डॉपलर्स इफेक्ट में से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, सवाल आते हैं और आसान सवाल होते हैं इसके। क्लियर है ये चीज़? ढंग से देख लीजिए आप। डॉपलर्स साउंड वेव के अंदर अगर पूरी की पूरी बात करूँ मैं, साउंड वेव के अंदर पूरी की पूरी बात करूँ, जो थ्योरी अपन ने आज रिवाइज करा इसमें, इस लेक्चर में हमने कोशिश करी है पूरी की पूरी थ्योरी रिवाइज करने की। हाँ, बहुत सारी चीज़ों की डेरिवेशन अपन नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रेगुलर क्लास, तो हम रिवाइज कर रहे थे कि यूज कैसे करना है इक्वेशंस को। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वाज वेलोसिटी ऑफ साउंड रूट बी बाई रो या बीटा बाई रो एंड दैट इज रूट गामा आर टी बाई एम नॉट, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है वो आती है बीट्स F1 माइनस F2। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डॉपलर्स, डॉपलर जो अभी ऑब्जर्वर सोर्स के लिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी अपन ने पढ़ा। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है साउंड वेव के अंदर जहाँ से सवाल आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं मेंस में। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो तो रेजोनेंस कॉलम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आसान सा सवाल है, L1 और L2 खोजना है, बस रेडियस ऑफ द ट्यूब सवाल के अंदर दिया होगा, या अगर फाइंड आउट करना भी होगा तो बाकी वेरिएबल्स खोजने होते हैं। बेसिकली सवाल में आपको L1 L2 और फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क या सोर्स ये खोजना होता है, सवाल अपने आप सॉल्व होगा 110%। ये हो गई थ्योरी की बात, है ना। अब अगर इस चैप्टर में देखोगे कुछ क्वेश्चंस जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, अपन देखें अगर ढंग से तो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जैसे पढ़ो आप, एक चीज़ ये क्वेश्चन में लिखा है द सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। ओपन एंड बोथ एंड्स मतलब ओपन ऑर्गन पाइप का सवाल है ये। सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एंड हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एफ उसका। द ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट इज इन वाटर। अब हुआ क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एयर में था कब, जब ट्यूब ओपन था। उसके बाद जब अपने इसको पानी में डुबाया, पानी में डुबाया तो होगा क्या, ये ओपन वाला ट्यूब क्या आधा पानी से भर जाएगा, तो बेसिकली ये तो दूरी खाली हुआ ना, इतना ही खाली हुआ, एंड दिस विल बिहेव एज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक तरफ से बंद हो गया, कुछ रेजोनेंस कॉलम जैसा। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज नाउ, बेसिक सवाल था, एक बार आपको ओपन एयर कॉलम लेना है, दूसरी बार आपको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लेना है। ढंग से देखो, जब एयर में था ओपन तो फ्रीक्वेंसी एफ नॉट क्या होगी V/2L, और V/2L की वैल्यू एफ क्या दिया सवाल में कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल एफ है, तो एफ की वैल्यू हो गई V/2L। जब इसको हाफ डिप किया आपने पानी में, जब हाफ डिप करोगे तो क्या बन गया, वो बन गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल क्या होता है V/4L, है ना, और L हो गया आप L/2, क्यों, क्योंकि L/2 आपने आधा डुबो दिया है, तो ये आ गया V/4 × L/T, ये आ गया V/2
2L। ढंग से देखो V/2L की वैल्यू f थी, तो बाद में फ्रीक्वेंसी क्या रह गई, f। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A। अगर आंसर देखोगे दिस इज आंसर A। ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में, सिंपल से। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ देख, इसमें क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज हो गया, V/2L एंड V/4L, वो यूज करा हमने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है जो अपने पास जेईई मेंस के हैं, देखो ढंग से आप। ए पाइप ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर इज क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप whose frequencies lie below 1250 Hz. The velocity of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड। अब ढंग से देखो सवाल में क्या बोल रहा हो, ए पाइप ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर इज क्लोज फ्रॉम वन एंड, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ढंग से देखें आप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ना, 85 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप whose frequencies lies below 1250। हमें ऐसी फ्रीक्वेंसीज बतानी हैं, नंबर्स जो 1250 से कम हो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर, जिसके वेरिएबल्स दिए हुए हैं, लेंथ इज 85 एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड सवाल। ढंग से देखो तो फ्रीक्वेंसी इज V/4L। V/4L से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई कैलकुलेट करके भाई साहब, 100। कितनी आ गई, 100 आ गई। अब सोचो क्लोज्ड एंड वाले में क्या था, अपने को फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक, उसके बाद थर्ड मिलता था, उसके बाद फिफ्थ मिलता था। मतलब अपने को जो मिलता है, अगर जनरल टर्म की बात करो, इसकी अगर FN की बात करो तो वो क्या आता है देख, अपने पास आता है 2n-1, सॉरी, अच्छा इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं अपन, ऑड मल्टीपल ऑफ F0, 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ, मैं तो यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ, n की वैल्यू 0 से चालू कर लेंगे अपन, तो वही चीज़ आएगा। पहले तो 0 आएगा n की वैल्यू, तो यहाँ से क्या आएगा F0, फिर आएगा 3F0, फिर 5F0, फिर 7F0, वहाँ से कहानी चलती है। तो पहले अब 100, फिर उसका 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 9 गुना, 11 गुना, उसके बाद जाओगे तो 1300 आएगा। 1300 1250 से ज़्यादा हो गया। टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 6। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। क्लियर है मैटर। अब देखो अगला सवाल, नंबर आसान आसान क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना, बट कॉन्सेप्चुअल होते हैं जो आपको ढंग से समझना होता है। ये सवाल देखो बेटा किस चीज़ का है, ट्रेन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, इट इज ब्लोइंग इट्स विसल, पक्का ये डॉपलर का लग रहा है, ठीक, एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज। F0 की वैल्यू बेटा कितना है, 1000। द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक एज द ट्रेन पासेज हिम। जैसे ट्रेन पास करेगा उसको, ठीक, परसेंटेज चेंज कितना हो गया फ्रीक्वेंसी में। क्लियर है क्या मामला, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी वाला सवाल। ढंग से देखो आप, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी लॉजिकली सोचो तो क्वेश्चन जरा एक बार ढंग से देखो आप, द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक एज द ट्रेन पासेज हिम। अब सोच के देख हुआ क्या, मैं आपको क्वेश्चन का डायग्राम समझा रहा हूँ। ये सोर्स है जो चल रहा है ऐसे करके, ये ऑब्जर्वर है, ये ट्रेन है। अब सोच के देखो, इस लाइन तक ये ट्रेन ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, फिर इसके बाद दूर जा रहा है, तो दो टाइप की फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी, एक बार पास आते हुए, एक बार दूर जाते हुए। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स चेंज होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर चेंज नहीं होगा। तो एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है ही नहीं, एक बार तो प्लस ले लिया हमने, एक बार माइनस ले लिया हमने, फ्रीक्वेंसीज दोनों कैलकुलेट करी, फिर दोनों का परसेंटेज चेंज निकाल लिया। दिस इज लगभग लगाओ इक्वल टू 12%। यूज क्या हो रहा है, डॉपलर। क्या यूज हो रहा है, डॉपलर। क्लियर। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो और देखो साउंड वेव में कैसे सवाल आते हैं। साउंड वेव की बात करो तो ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। फिर से वही वाली बात देखो ढंग से आप, ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, देखो जेईई में 2016 में भी सेम वही सवाल 2012 में भी था जो हमने देखा था। बोल रहा है कि एयर के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ, इसको वाटर में डीप कर दिया वर्टिकली हाफ, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, वही पूछ रहा है आपसे वो, एयर कॉलम में अब कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। अभी अभी जस्ट देखा है हमने, जब L/2 करेंगे तो आंसर क्या आता है अपना F। सिंपल है मामला, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखो ढंग से आप। देखो एक और डॉपलर का सवाल, एन ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ हाफ द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा,
डॉपलर इफेक्ट इन लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो समझो आप, इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक दो बार सवाल आया है, टच करा है इसने लाइट के डॉपलर इफेक्ट को, बट सवाल ज़्यादा आए नहीं है इस पर। एन ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ हाफ द स्पीड ऑफ लाइट टुवर्ड्स स्टेशनरी माइक्रोवेव सोर्स इमिटिंग वेव एट 10 गीगाहर्ट्ज। तो सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी रिलीज हो रहा है दैट इज 10 गीगाहर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ लाइट के हाफ है, दैट इज वेलोसिटी इक्वल्स टू c/2, है ना। तो v/c तो पक्का है कि 1/2 होता है। यहाँ से देखो ढंग से आप। और एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर, देखो आप, डॉपलर इफेक्ट इन हम लाइट कैसे डिफाइन करते हैं जरा ढंग से समझो। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट डिफाइन होता है, अगर आप देखो तो इस प्रकार से, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू f0 रूट अंडर 1 प्लस बीटा बाई 1 माइनस बीटा, वेयर बीटा इक्वल्स टू v/c। ठीक, अच्छा v/c की वैल्यू अभी भी कैलकुलेट करा हमने 1/2, दिस इज 1/2। अब ये वैल्यूज अगर यहाँ पे डालो तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2। हमने सॉल्व करा तो fs आ गया f0 इंटू √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, और f0 कितना सवाल में था हमारे पास 10 गीगाहर्ट्ज, वहाँ से वैल्यू आ गई 17.32 गीगाहर्ट्ज। सवाल में सीखने वाली बात क्या और इंपॉर्टेंट क्या है समझो आप, इंपॉर्टेंट है डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। साउंड से थोड़ा अलग चीज़ है, फॉर्मूला भी आपको अलग नजर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है ये चीज़। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट f0 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू रूट अंडर 1 प्लस बीटा बाई 1 माइनस बीटा, वेयर बीटा इक्वल्स टू v/c। v इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। उस हिसाब से अपन कंपेयर करते हैं और ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। आपको याद ही करना है, फॉर्मूला बहुत शानदार चीज़ भी है, एक दो बार सवाल आए हुए हैं इस पर, जिसका एक आपको सवाल ये रहा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। बार बार बोलता आ रहा हूँ मैं आपको, साउंड वेव के अंदर सिर्फ फॉर्मूला बेस सवाल ही आते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ला सकते हैं अपन कब, रेजोनेंस कॉलम के अंदर और बीट के अंदर, जो एडवांस टच करती है उसको, ठीक। और रेजोनेंस कॉलम के भी सवाल कोई ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, L1 L2 पता होना चाहिए, सवाल बन जाता है। क्लियर है क्या? अगर आप आगे की बात करो तो देखो अगला सवाल क्या है जो आ चुका है जेईई मेंस 2023 में। देखो लेटेस्ट सवाल, फॉर अ सॉलिड रॉड द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज दिस। अपने को y की वैल्यू पता है, y इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10⁻11 एंड डेंसिटी इज 8 इंटू 10⁻3। इट मीन्स वी हैव ऑल्सो गेट द रो इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻3। अच्छा, पूछा क्या है, द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द रॉड। अभी अभी आज अपन ने पढ़ा क्या, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड्स क्या होता है, v इक्वल्स टू रूट यंग्स मॉडुलस बाय रो। भाई साहब यंग्स मॉडुलस हमको पता है, डेंसिटी पता है, फिर से फॉर्मूला बेस्ड सवाल, वैल्यूज डालेंगे, आंसर निकालेंगे, और आंसर आया ये देखो, यंग्स मॉडुलस बाय रो, v की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻11 एंड रो की वैल्यू हो गई 8 इंटू 10⁻3, वहाँ से वैल्यूज आ गई 6.32 इंटू 10⁻23। क्लियर है क्या? होप आपको साउंड वेव पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, और अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ इस चैप्टर को तो रिवीजन के लिए मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है ये। हर चीज़ को कवर करा गया आपके लिए, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी कवर करा गया इसमें। बट एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है, जो आपको ध्यान रखना है, जनरली मेंस जो टच करता है वो टच करता है बेटा डॉपलर, ठीक, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड ऑर्गन पाइप। ये तीन चीज़ को टच करता है मेंस जनरली, है ना। तो ये तीन चीज़ तो आपको अच्छे से रिवाइज होने चाहिए, थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना तो पूरा चैप्टर ही है, बट इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा फोकस फॉर मेंस यहाँ करना है। दूसरा, अगर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रेजोनेंस कॉलम एंड बीट ये उनके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। वैसे देखो तो कहीं से ही पूछा जा सकता है सवाल, उसमें कोई उसके लिए कॉन्स्टेंट नहीं है कि मैं यहीं से नहीं पूछ सकता हूँ, वहाँ से नहीं पूछ सकता हूँ, पूछ तो कहीं से भी सकता है। तो जनरल देखा गया पैटर्न वो रेजोनेंस कॉलम को ज़्यादा टच करती है एडवांस, और मेंस इन चीज़ों को ज़्यादा टच करती है। पूरा का पूरा इस पांचों टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कराया गया है। होप आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ऑल द बेस्ट कि आप अच्छा कर पाएँ इस रिवीजन कोर्स से, ठीक है। थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।